अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। बेटा, उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी और उस तैयारी को मज़ीद बेहतर करने के लिए आज हम फिर से मौजूद हैं। इंशाल्लाह चीज़ों को क्विकली रिवाइज करेंगे। आज हम पास्ट पेपर के 2-3 क्वेश्चंस को देखेंगे, रीसेंट पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो इतना रिवाइज कर लें हम कि हम वो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को देख सकें, अटेम्प्ट कर सकें। ये हमारा टारगेट है अभी। ठीक है बेटा, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन द लास्ट सेशन। सबसे की टॉपिक हमारे पास बिजनेस इनकम ही है और हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन इनकम टैक्स का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन एग्जामिन होता है वो मेजरली बिजनेस इनकम के ही आसपास घूम रहा होता है, जिसमें सारे मेजर बिजनेस इनकम के कॉन्सेप्ट्स ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो हमने वक्त ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट बिजनेस इनकम पर ही हाथ डाला। अच्छा भाई, तो आई होप कि मेरी स्क्रीन भी आप लोगों को नज़र आ रही है और हमारी बातें चल रही थी डिडक्शंस नॉट अलाउड सेक्शन 21 की। तो क्या सारे स्टूडेंट्स मुझे कंफर्म करते हैं कि उन्हें मेरी स्क्रीन क्लियरली नज़र आ रही है? अच्छा, ये जो समरी है ये मैं आज इंशाल्लाह ताला ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसकी टेंशन ना लें। जो हम डिस्कस करते जाएंगे वो हम शेयर कर देंगे इंशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। अच्छा भाई, तो बेटा डिडक्शंस नॉट अलाउड का बड़ा मशहूर सेक्शन है और आई कैप का कोई भी एग्ज़ाम क्वेश्चन इसके बगैर नहीं बनता आमतौर पर। ठीक है, डिडक्शंस नॉट अलाउड। ये सीए इंटर के लेवल के ऊपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सीए फाइनल के लेवल पे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकली भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ठीक है, हमने ये देख लिया था कि ऐसे टैक्सेस हम लेस नहीं कर सकते जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स पर बेस करें, और हमें पता है कि WWF और WPPF ऐसे दो एक्सपेंसेस हैं, चार्जेस हैं, लेवी हैं जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पर बेस करती है और ये स्पेसिफिकली अलाउ भी है, लेकिन अलाउ है एज डिडक्टेबल अलाउंस। अलाउ है एज डिडक्टेबल अलाउंस, ये अलाउ नहीं है, एक सेकेंड, ठीक है, ये अलाउ नहीं है एज एक्सपेंस। ठीक है, डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे ये लेस होगा। अच्छा, ऐसे टैक्सेस जो विदहेल्ड हो जाए, यानी कि सामने वाली पार्टी ने पेमेंट करते वक्त आपका टैक्स विदहोल्ड कर लिया, इट्स नॉट एन एक्सपेंस फॉर यू, इट्स योर एडवांस टैक्स। ठीक है, जो कि आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। आपको जो टैक्स विदहोल्ड करना है, आपने वो टैक्स विदहोल्ड नहीं किया। सेकंड बेटा जरा मुझे दीजिएगा। आपको जो टैक्स विदहोल्ड करना है, आपने वो टैक्स विदहोल्ड नहीं किया। बीइंग विदहोल्डिंग एजेंट एज पर सेक्शन 153 आपकी जिम्मेदारी थी टैक्स विदहोल्ड करने की, आपने टैक्स विदहोल्ड नहीं किया। लॉ कहता है कि आपने जिस भी एक्सपेंस पर टैक्स विदहोल्ड नहीं किया वो एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा, डिसअलाउ हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा, यानी आपके प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर तो आपने परचेजेस की हैं और उस पर आपने विदहोल्ड नहीं किया, परचेजेस ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, WIP, सेमी फिनिश्ड, उसमें सब चीज़ें आ गई, अगर उस पर आपने विदहोल्डिंग नहीं की है तो वो डिसअलाउ हो पूरा नहीं होगा, वो डिसअलाउ होगा अप टू 20% ऑफ सच नॉन कंप्लायंट परचेजेस। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। किसी और का टैक्स अगर आपने बियर कर लिया है तो वो आपको एज एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा सिवाय एम्प्लॉई के टैक्स के। ठीक है, कमीशन, अगर आपने ऐसे लोगों को, ऐसे टैक्स पेयर्स को कमीशन पे किया है जो इनएक्टिव आ रहे हैं ATL में, बेचे हैं थर्ड शेड्यूल के आइटम्स, सेल्स टैक्स वाले, सेल्स टैक्स एक्ट के थर्ड शेड्यूल के आइटम्स बेचे हैं, लेकिन वो इनकम टैक्स में क्या आ रहे हैं, इनएक्टिव आ रहे हैं, वो तो उनको जो कमीशन दिया जाएगा जो 0.2% ऑफ ग्रॉस सप्लाई से एक्सीड करेगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। इसमें एक डीलरशिप अरेंजमेंट वाला भी पॉइंट है, वो हम बाद में देखेंगे अगर किसी क्वेश्चन में आएगा तो। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का पॉइंट है हमारे पास। अच्छा,
मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंस देखने में कितना मासूम लगता है, देखने में कितना भोला भाला लगता है ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, और देख के कोई कह सकता है कि सर ये तो सीए इंटर की चीज़ है, ये क्या पूछेगा एग्जामिनर सीए फाइनल के अंदर, क्या पूछेगा, क्या एग्जामिन करेगा, ये तो आसान सी बातें हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि लास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन के अंदर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की एडजस्टमेंट पूछी एग्जामिनर ने, ठीक है, बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन में। कोशिश करेंगे आज हम वो क्वेश्चन देखें। लास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन में एग्जामिनर ने एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर की एडजस्टमेंट पूछी, ठीक है। बाहर तो और अभी आप इसको पढ़ लें, इसमें एक बारीकी है और एग्जामिनर ने उसी बारीकी को पकड़कर उसको पूछा। बताने का मकसद ये है कि सीए फाइनल का एग्जामिनर बारीकी ही पूछेगा आपसे, वो बारीकी के ऊपर ही हथौड़ा मारेगा, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर आप मोटे मोटे कॉन्सेप्ट तो पढ़कर चले जाते हैं, लेकिन आप डेप्थ में नहीं जाते, बारीकी में नहीं जाते, आप फंस सकते हैं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की एडजस्टमेंट जब हम देखेंगे आपको एहसास हो जाएगा जो लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर की एडजस्टमेंट टेस्ट की, ठीक है, हम देखेंगे आज इंशाल्लाह। खैर, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस जो फॉरेन कस्टमर्स और सप्लायर्स के ऊपर खर्चा हो रहा है, खाने पीने पर, पीने पिलाने पर, सही है, कस्टमर्स पर, क्लाइंट्स पर जो खर्चा हो रहा है, मीटिंग्स वगैरह में, ब्रांच ओपनिंग मीटिंग्स वगैरह में जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेट कर रही हैं, और एंटरटेनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी आपके सामने आ गया। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ इसमें एक बारीकी है। लास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया और उसके अंदर उसी बारीकी के ऊपर हथौड़ा मारा गया, तो हम लॉ में देखेंगे भी कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड क्या बात लिखी हुई है एक्चुअल में। अच्छा भाई, फंड कंट्रीब्यूशन पर हम बात कर चुके थे कि बिजनेसेस को जो रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड फंड्स हैं उनके ऊपर अक्रूवल बेसिस के ऊपर ये एक्सपेंस अलाउ होगा, लेकिन प्रोविडेंट के अलावा जितने भी अप्रूव्ड हैं उनका 50% अलाउ होगा, 50 डिसअलाउ हो जाएगा। जो अप्रूव्ड नहीं हैं उनको ये श्योरिटी देनी पड़ेगी कि दे विल बी टैक्स कंप्लायंट, इफेक्टिव टैक्स रिडक्शन अरेंजमेंट्स एग्जिस्ट करेंगी और वो लायबल होंगे, तो फिर उनको अक्रूवल बेस पे अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज पेमेंट बेस पे अलाउ होगा, पेमेंट टू आउटगोइंग एम्प्लॉय की बेसिस पर अलाउ होगा, सही है। फाइन्स और पेनल्टीज, ऐसी फाइन्स और पेनल्टीज जो पे की जाएं फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की वायलेशन हो गई है, कंपनीज एक्ट की वायलेशन हो गई है, कस्टम्स एक्ट की वायलेशन हो गई है, ठीक है, वायलेशन ऑफ लॉ की पेनल्टी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने कस्टमर को गुड्स दे से डिलेड सप्लाई कर दी, गुड्स की टाइमली सप्लाई नहीं करी, लिक्विडिटी डैमेजेस लग गए, तो क्या ये एक्सपेंस है? जी एक्सपेंस है, पेनल्टी लग गई। लेकिन क्या ये डिसअलाउ होगा? नहीं, ये डिसअलाउ नहीं होगा क्योंकि फाइन और पेनल्टी वायलेशन ऑफ लॉ के तहत नहीं है। इसी तरह से इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने टाइमली पे नहीं किया, उसके ऊपर बैंक ने आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी, उसके ऊपर बैंक ने आपके ऊपर एडिशनल मार्कअप लगा दिया, तो क्या वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा? हमने कहा नहीं, वो डिसअलाउ नहीं होगा। कस्टम अथॉरिटी ने डैमेज लगा दिया, माल पोर्ट पर आ गया है लेकिन आपने डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल नहीं करी हुई हैं, वेयर हाउस में डाल दिया और डैमेज लग रहा है आपके ऊपर, तो क्या ये कस्टम लॉ की वायलेशन है? हमने कहा नहीं, ये लॉ की वायलेशन तो नहीं है। तो ये जो एक्सपेंसेस होंगे ये आपको अलाउ होंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस तो आप लेस कर ही नहीं सकते, रिजर्व्स में जाने वाला अमाउंट भी लेस नहीं होगा, ठीक है, एक्सपेंस आउट नहीं हो रहा वो। पार्टनर्स को जो पेमेंट की जाएंगी, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पार्टनर्स को जो पेमेंट की जाएंगी वो एज एक्सपेंस अलाउ नहीं होंगी, ना सैलरी, ना ब्रोकरेज कमीशन, ना रेंट, ना सैलरी, ना डेट, ना ब्रोकरेज, ना कमीशन, कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन अगर पार्टनर की प्रीमिसेस को, पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी है उसको अपने ऑफिस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, उस पार्टनरशिप ने कोई वेयर हाउस बनाया हुआ है, हेड ऑफिस बनाया हुआ है, तो अब पार्टनर को एक लेजिटिमेट रेंट जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर पार्टनर से आप वो जगह ना लेते तो किसी और से लेते हो, किसी और को रेंट जाता, अभी पार्टनर को जा रहा है, तो वो एक लेजिटिमेट रेंट है और वो लेजिटिमेट एक्सपेंस है, वो बिल्कुल लेस होगा और बिल्कुल अलाउ होगा। हाँ, लेकिन अगर पार्टनर को आपने रहने के लिए कोई घर दिया हुआ है एज अकोमोडेशन, एज एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, तो हमने कहा कि जैसे कि सैलरी डिसअलाउ है तो अकोमोडेशन बेनिफिट भी सैलरी का पार्ट है, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा,
तो बेटा ये जो आपने क्वेश्चन किया है, ये जो एड बैक होता है विद होल्डिंग की नॉन कंप्लाइंस के ऊपर जो एक्सपेंस एड बैक होते हैं वो उस ईयर का असेसमेंट अमेंड होता है, ठीक है, तो उसी ईयर के एक्सपेंसेस डिसअलाउ होते हैं। अवैस, आर यू गेटिंग दिस? अगले साल में एक्सपेंस नहीं एड बैक हो जाएंगे, वो जिस साल का विद होल्डिंग आपने नहीं किया, जिस साल वो अमेंड होगा उसी साल में वो एक्सपेंसेस को ऐड बैक करेगा। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होगी ये। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। अच्छा भाई, पेमेंट मोड बड़ी गौर से सुनेंगे, ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये अभी क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन के ऊपर मैं चीज़ें आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप लोगों से पूछूंगा। करना क्या है इसका, आप लोगों ने बताना होगा। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अच्छा भाई यहाँ तक कि, अच्छा सॉरी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉरी मैं सारी चीज़ें गोल कर गया। अच्छा पेमेंट मोड, पेमेंट मोड ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा भाई ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग चैनल वाला। सर क्या सारे एक्सपेंसेस हमें बैंक के थ्रू पे करने हैं? लॉ तो बोलता है हाँ, सबसे पहली बात लॉ बोलता है हाँ सारे एक्सपेंसेस बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करने हैं। फिर लॉ आपको कुछ एक्सेप्शंस बताता है। अच्छा बड़ी गौर से मेरी सारी बातें सुनिएगा, क्योंकि देखो लॉ में सब लिखा हुआ है। अगर आप समझते हो कि आपके पास बेयर एक्ट है, लॉ में सब लिखा हुआ है, आप लॉ लेकर जा रहे हो, वो अच्छी बातें लेकर जा रहे हो, लेकिन क्लिक नहीं करेंगी जब तक आपने चीज़ें सुनी नहीं होंगी, लेक्चर्स देखे नहीं होंगे, प्रैक्टिस की नहीं होगी। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप गौर से सुन भी लेंगे तो ये जब क्वेश्चन में आएंगी आपके दिमाग में क्लिक कर जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा लेकिन लॉ बोलता है कि देयर आर एक्सेप्शंस। अगर ये एक्सेप्शंस हैं तो फिर आपने कैश में पेमेंट कर भी दी तो ही विल नॉट माइंड, सही है। जिसमें सबसे पहली एक्सेप्शन है सैलरीज की एक्सेप्शन। लॉ बोलता है अगर आपने पर एम्प्लॉई पर मंथ, पर एम्प्लॉई पर मंथ, फिर से रिपीट करूं, पर एम्प्लॉई पर मंथ, अगर आपने पर एम्प्लॉई पर मंथ सैलरी 32,000 तक पे की है और कैश में की है, 32,000 तक पे की है और कैश में की है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। 100 एम्प्लॉइज हैं, किसी की सैलरी 30 है, किसी की 28 है, किसी की 29 है, 100 एम्प्लॉइज हैं, उन सब का आपने कैश निकाला बिजनेस बैंक अकाउंट से और कैश में सबको सैलरीज पे कर देंगे, कोई इशू नहीं है, मंथली, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते किसी की सैलरी 35,000 है, 36,000 है, 40,000 है, आप उसका भी कैश निकाल के उसको सैलरी पे कर दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर विद इन लिमिट सैलरी है और आपने कैश निकाल के कैश पे कर दिया और भले एक साथ इतना सारा कैश निकाल के सबको कैश में सैलरी पे कर दी, कोई इशू की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर 32,000 से ऊपर सैलरी है तो वो फिर आपने देनी है क्रॉस चेक, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू या डिजिटल मींस के थ्रू, ठीक है। कैश पेमेंट नहीं दोगे आप, सिंपल है, ठीक है। अच्छा सैलरी के अलावा जो एक्सपेंसेस हैं, हमने कहा सैलरी के अलावा एक ऐसी कैटेगरी है जो स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी है, ये ग्रीन वाली कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी की कोई भी चीज़ आप कितनी भी कैश में पे कर दो, कोई इशू नहीं है। दो चीज़ें हो गई, पहली सैलरी हो गई, दूसरी स्पेशल कैटेगरी हो गई। दूसरी क्या हो गई? स्पेशल कैटेगरी हो गई। बच गई तीसरी, वो क्या है? ऑल अदर एक्सपेंसेस। ऑल अदर एक्सपेंसेस के लिए कहा यह जा रहा है कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है कि जिसका हेड का टोटल, अकाउंट हेड का टोटल ही 2.5 लाख के अंदर है, 2.5 लाख के अंदर है, 2.5 लाख तक है, उसके 2.5 लाख तक टोटल है, तो उसके अंदर ट्रांजैक्शंस बहुत सारी होंगी, जो भी होंगी, जितनी भी होंगी, वो कितने की भी हो, सारी भी कैश में हो,
कोई मसले की बात नहीं है, लॉ बोल रहे हैं हम ऐड बैक नहीं करेंगे। लेकिन अगर अकाउंट हेड का टोटल 2.5 लाख से क्रॉस कर जाता है तो लॉ कहता है कि फिर हम अंदर गहराई में जाएंगे और एक एक ट्रांजैक्शन को देखेंगे। जो ट्रांजैक्शन 25 तक होगी कैश में अलाउ करेंगे, बैंक में तो बहुत अच्छी बात है। जो 25 से ऊपर होगी कैश में अलाउ नहीं करेंगे। इसका मतलब वो अकाउंट हेड जिनका टोटल 2.5 लाख से ऊपर है, वी नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट दोज अकाउंट हेड्स। अगर ऐसा है तो फिर टैक्स वाला उस अकाउंट हेड की गहराई में उतरेगा और हर पेमेंट को चेक करेगा कि क्या ये बैंकिंग चैनल के थ्रू है या नहीं है। अगर थ्रेशोल्ड 25 के अंदर होगा, 25 तक होगा, तो कैश में भी है, कोई मसला नहीं। 25 से ऊपर हुआ, बैंकिंग चैनल मस्ट है। क्या ये पॉइंट सबको समझ आ गया? मैंने कोशिश किया है बड़ा मुख्तसरन और जामे अंदाज में आपको बता दूं मैं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर होता है मेरे बच्चों? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। क्या ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं मेरे बच्चा? जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से मुराद कोई भी एसेट खरीदा है, और अगर एसेट खरीदते हैं तो वो खरीदते के साथ आप पूरा एक्सपेंस आउट नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है उसको क्या करते हैं आप डेप्रिशिएट करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे, ठीक है, वो अलाउ होगा आपको। फार्मास्यूटिकल के अंदर सेल्स प्रमोशन यानी एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी का जो एक्सपेंस है वो अलाउ होगा अप टू 10% ऑफ द टर्नओवर। उससे जितना एक्सीड करेगा डिसअलाउ हो जाएगा। यूटिलिटी बिल्स अगर इन एक्सेस ऑफ लिमिट्स हो, ऐसी लिमिट्स अभी तक प्रिस्क्राइब की नहीं है। अनरजिस्टर्ड को अगर सेल की जाए, ठीक है, अनरजिस्टर्ड को अगर सेल की जाए तो अनरजिस्टर्ड को जो सेल की जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 टच कर गया, 100 से नीचे है पूरे साल में कोई मसला नहीं है। आपने ऐसे बंदे को सेल की है जो सेल टैक्स में अनरजिस्टर्ड है और पूरे साल में जो सेल है वो 100 के अंदर है, 100 मिलियन के अंदर है टर्नओवर, कोई इशू नहीं है। जब 100 टच कर गया, अगर किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को जो आपने माल बेचा है उसका टर्नओवर साल का 100 मिलियन टच कर गया तो है ये मसला। सर क्या मसला है? हमने कहा अब जो ये टर्नओवर 100 मिलियन टच कर गया, अब मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल से आपको समझा दूं। मिसाल के तौर पर आपके पास टोटल सेल्स है 800 मिलियन और टोटल एक्सपेंसेस हैं आपके पास 550 मिलियन के, ठीक है। तो आपके पास PBT आ जाएगा 250 मिलियन का आ जाएगा PBT, ऐसा ही है। अब इस टोटल सेल के ब्रेकअप के अंदर हमने देखा कि ऐसे दो लोग हैं जिनको हमने सेल की है, जो है तो अनरजिस्टर्ड लेकिन उन पे रजिस्टर्ड होने की ऑब्लिगेशन थी एज पर सेल्स टैक्स एक्ट। ऐसे दो बंदे, एक है P1 जो कि है URP1 अनरजिस्टर्ड पर्सन 1, जिसको हमने से की है 95 मिलियन की। दूसरा है URP2 जिसको हमने सेल की है 115 मिलियन की। तीसरा है URP3 जिसको हमने सेल की है 155 मिलियन की। और बाकी अदर्स को सेल किए हमने। अदर्स से मुराद जिनको सेल किए उनमें कोई मसला नहीं है। तो हमने कहा प्रॉब्लमैटिक वाली कौन सी होंगी, इसमें प्रॉब्लमैटिक वाली कौन सी होगी? इसमें प्रॉब्लमैटिक वाली है ये और ये।
इसमें प्रॉब्लमैटिक वाली है ये और ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है। इसका मतलब कि 800 में से 115 और 155 280 260 270 की सेल्स ऐसी है जो हमारे लिए मसाइल क्रिएट कर रही है। डिसअलाउंस कैसे निकलेगी? हमने कहा सर ये देख लें कि जो नॉन कंप्लाइंट सेल है वो कितनी है। हमने कहा 155 है और 115 है, ठीक है, 155 है और 115 है, तो ये हो गई 270 टोटल कितने टर्नओवर में से 800 मिलियन में से। इसका मतलब 270 की जो सेल है उससे कितना एक्सपेंस रिलेट करता होगा। हमने कहा सर 270 डिवाइड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 550, निकाल लो आंसर क्या आता। It's 185.6। लॉ बोल रहा है ये एक्सपेंस आप डिसअलाउ कर दो, जो प्रॉब्लमैटिक सेल्स हैं उसका रेशियो निकालो, एक्सपेंस से मल्टीप्लाई करो, ये आप एक्सपेंस डिसअलाउ कर दो, पहली बात। फिर लॉ ने बोला रुक जाओ, इसको कंपेयर कर लो 10% ऑफ टोटल एक्सपेंस से, यानी 550 से। तो दोनों में से जो लोअर होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो हमने कहा 550 का 10% 55 होगा, तो 55 मिलियन ये लोअर होगा। टैक्स वाले ने बेनिफिट दे दिया और हमने कहा ये लोअर है और ये फाइनली क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। यानी 185.6 डिसअलाउ नहीं होगा जो लग रहा था और हम डर रहे थे कि यार तो 185.6 हमारा डिसअलाउ हो जाएगा, ये डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन ये डिसअलाउ नहीं होगा। एक दूसरी लिमिट्स को बचाने के लिए आ गई, दैट इज 10% ऑफ 550, तो अलाउ कितना होगा, सही है जी। जितना सेल का प्रोपोर्शन है वैस उतना ही डिसअलाउ हो जाएगा एक्सपेंस आपका, सही है। टीयर 1 रिटेलर है और उसने इंटीग्रेट नहीं किया तो अप टू 8% डिसअलाउ कर सकता है टैक्स वाला एक्सपेंस। लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की बेसिस पर भी टैक्स वाला एक्सपेंस डिसअलाउ कर सकता है आपका। यहाँ तक की बातें बड़ी क्लियर होनी चाहिए आपको। क्लियर है बेटा? बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़े, भले है क्विकली गो थ्रू हो रहा है। अब देखो क्विकली ही होगा ना गो थ्रू। अब मैं क्या करूं, मतलब क्रैश कोर्स के अंदर मैं एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक घंटा तो नहीं लगा सकता। हाँ, अब अगर जिसको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो फिर वो रेलिवेंट लेक्चर को गो थ्रू करे ना, वो फिर रेलिवेंट लेक्चर देखे जिसमें हमने ये बातें डिटेल में डिस्कस करी हैं, सही है। अभी तो हम बात कर सकते हैं, क्विकली गो थ्रू कर सकते हैं, सही। अच्छा भाई, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। नमाज का टाइम भी ज़रा मैं देखता जा रहा हूँ कब हमने नमाज का ब्रेक लेना है। अच्छा, मेरे ख्याल में हमें 5 मिनट बाद नमाज का ब्रेक लेना पड़ेगा, सही, क्योंकि अजान में 3 मिनट बाकी हैं। अच्छा, मेथड ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमें पता है कि 2 तरह के मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग हैं। एक है हमारे पास अक्रूवल मेथड और दूसरा है हमारे पास कैश बेसिस मेथड, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है? कंपनीज मस्ट यूज अक्रूवल बेसिस। कंपनी को तो अक्रूवल ही लेके चलना है। इंडिविजुअल और एओपी के पास चॉइस है, लेकिन उन्होंने भी जो चॉइस अडॉप्ट कर ली रेगुलरली फिर वही अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कंपनी और एओपी और इंडिविजुअल के पास कैश बेसिस की चॉइस मौजूद है, कंपनी के पास कैश बेसिस की चॉइस मौजूद नहीं है। क्या मेथड चेंज हो सकता है? जी हो सकता है, कमिश्नर की अप्रूवल से हो सकता है। अक्रूवल बेस का मतलब क्या होता है? हमें पता है अक्रूवल बेस का मतलब क्या होता है। इनकम तब रिकॉर्ड होगी जब वो ड्यू हो जाएगी, यानी कि आपने अर्न कर लिया, और एक्सपेंस तब बुक होगा जब वो क्या हो जाएगा, पेबल होगा। लेकिन टैक्स की दुनिया में एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टाइट है, इतना ढीला नहीं है। यानी कि जब आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिटरमिन हो जाएगी, और अमाउंट रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ आप डिटरमिन कर सकोगे। प्रोविजंस, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस ये अलाउ नहीं होते टैक्स की दुनिया में, सही है। अनपेड लायबिलिटी है, और मिसाल के तौर पर ईयर 1 के अंदर आपने 2024 में कोई एक्सपेंस बुक कर लिया, और ऐसा एक्सपेंस बुक कर लिया कि जिसके
ऐसी लायबिलिटी बुक कर ली, ऐसी लायबिलिटी बुक कर ली जिसका डेबिट साइड एक्सपेंस था। भाई लायबिलिटी तो ऐसी भी होती है इसका डेबिट साइड एक्सपेंस ना हो। मिसाल के तौर पर सप्लायर से एडवांस, कस्टमर से एडवांस ले लिया, कैश डेबिट, कस्टमर एडवांसेस क्रेडिट, वो भी लायबिलिटी है, और आपने वो दबा लिया, आपने कस्टमर का एडवांस आपने दबा लिया। यानी कि ऐसी लायबिलिटीज़ भी होती हैं जिसका डेबिट साइड आपका एक्सपेंस नहीं है। जैसे लोन ले लिया, कस्टमर से एडवांस ले लिया, उसकी बात नहीं हो रही है, टैक्स वाला उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो उसको ऐड बैक नहीं करेगा, क्योंकि जब ये लायबिलिटी जनरेट हुई थी आपका P&L डेबिट नहीं हुआ था। इसका मतलब टैक्स वाले ने आपको एक्सपेंस भी नहीं अलाउ किया। जब टैक्स वाले ने एक्सपेंस भी अलाउ नहीं किया तो वो उसको ऐड बैक भी नहीं करेगा। इतना जालिम नहीं है वो। देखो, एक्सपेंस ऐड करने का मतलब है जुल्म, यानी कि आपका प्रॉफिट बढ़ा देना। और प्रॉफिट बढ़ा देने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट बढ़ गया आप खुश होंगे। ये प्रॉफिट उसने आपका नोशनली बढ़ा दिया है ताकि वो आपसे ज़्यादा टैक्स ले सके, ठीक है। वैसे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन उसने आपका नोशनली प्रॉफिट बढ़ा दिया। या कोई एग्जेम्प्ट इनकम या कोई FTR इनकम के अगेंस्ट आपका कोई एक्सपेंस था, तो जब एग्जेम्प्ट इनकम के अगेंस्ट या FTR इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस की अलाउबिलिटी होती नहीं है तो उसको टैक्स वाला फिर एड बैक भी नहीं करेगा। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, तो मसला किन एक्सपेंसेस का है? मसला उन एक्सपेंसेस का है कि जिनकी डेबिट साइड, मसला उन लायबिलिटीज़ का है जिनकी डेबिट साइड एक्सपेंस होती है और वो एक्सपेंस टैक्स वाले ने आपको अलाउ किया है। वो एक्सपेंस टैक्स वाले ने आपको अगर अलाउ किया है तो टैक्स वाला बोल रहा है भैया ये जेन्युइन एक्सपेंस है ना, पे करोगे ना? हमने कहा जी करेंगे। टैक्स वाला कह रहा है कि अगले 3 साल तक पे ना हुआ, यानी 24 के अंदर अगर तुमने एक्सपेंस बुक किया है तो 25, 26, 27 अगले 3 साल तक पे कर दो। अगर पे नहीं किया तो 28वें साल में, टैक्स ईयर 28 के अंदर हम इसे ऐड बैक कर देंगे। सिंपल है। अच्छा, स्टॉक इन ट्रेड, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलती है? ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये तो काउंटिंग जब सीखी थी अलिफ पे तब से पता है आप लोगों को। ओपनिंग स्टॉक किसको बोलते हैं? पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। कॉस्टिंग के मेथड्स क्या क्या हैं? कॉस्टिंग के मेथड्स हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ये प्रेफर्ड है, IS2 के अंदर भी यही प्रेफर्ड है। और अगर स्पेसिफिकली इन्वेंट्री आइडेंटिफाइबल नहीं है, स्पेसिफाइड डिस्क्रीट यूनिट्स नहीं हैं, मिसाल के तौर पर कोई सोफ़े बना रहा है, ठीक है, कोई डिस्टिंग्विश चेयर्स बना रहा है, तो वो अलग अलग आइटम्स हैं सारे के सारे, वो एवरेज आउट नहीं होते हैं, सही। लेकिन अगर किसी के आइटम्स आइडेंटिफाइबल नहीं है तो वो फिर फीफो या वेटेड एवरेज इस्तेमाल कर सकता है, लीफो अलाउड नहीं है। मेथड चेंज हो सकता है विद द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। कौन सा मेथड? कॉस्टिंग मेथड। अच्छा, कॉस्टिंग मेथड से भी अच्छा नाम हम इसको देंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, क्योंकि कॉस्टिंग मेथड हम एक और चीज़ को कहेंगे कॉस्टिंग सिस्टम्स, ठीक है। इसको अगर आप कॉस्टिंग मेथड कह रहे हैं तो ठीक है, इसको कॉस्टिंग सिस्टम कह दो आप, या अगर इसको इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड कह रहे हो तो इसको कॉस्टिंग मेथड कह दो आप, कोई मसले की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको, बोला आप कुछ भी तो कोई इशू नहीं है। कॉस्टिंग सिस्टम क्या होते हैं भाई? या अक्रूवल बेस के ऊपर कॉस्टिंग एब्जॉर्ब होगी, सॉरी, या एब्जॉर्प्शन बेसिस के ऊपर कॉस्टिंग चलेगी, या प्राइम कॉस्ट मेथड पे कॉस्टिंग चलेगी, सही है। लेकिन अगर तो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है किसी का, जैसे कंपनीज के लिए तो मस्ट एक्रूवल बेसिस, तो अब कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है, कंपनी को एब्जॉर्प्शन पर ही चलना पड़ेगा। यानी अक्रूवल है तो एब्जॉर्प्शन है ही है, और अगर अक्रूवल नहीं है, कैश बेसिस है, तो ऑप्शन है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है, कैश बेसिस पर ऑप्शन है। अब आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, जिसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स भी ऐड होते हैं, और जो प्राइम कॉस्टिंग है उसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स ऐड नहीं होते। ठीक है, नमाज का ब्रेक लेते हैं, 15 मिनट बाद इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे और बाकी की बातें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है मेरे बच्चों, यहीं से हम लोग डिस्कशन करेंगे बैड डेट से, और अल्लाह के हुक्म से आज हम 1-2-3 क्वेश्चन देखने की भी कोशिश करेंगे जो रिसेंट अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन है। जी, प्राइम कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग कह लो आप, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे बिजनेस इनकम के की कॉन्सेप्ट्स में फिर आता है हमारे पास बैड डेट का कॉन्सेप्ट। बैड डेट का कॉन्सेप्ट भी बड़ा सिंपल है।
बैड डेट सिर्फ तब अलाउ होता है जब ये अकाउंट्स में राइट ऑफ होता है। फिर ये सिर्फ तब अलाउ होता है जब ये टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड भी हुआ हो, यानी कि, और जाहिर सी बात है डेट ऐसे ही जनरेट होता है। आम जो नॉर्मल डेट होता है, सेल इनकम रिकॉर्ड होती है, डाटा डेबिट हो जाता है और सेल्स क्रेडिट हो जाती है, यानी पेनल में आपकी इनकम जाती है जो टैक्सेबल होती है। तो जब वो बैड हो जाएगी, टैक्स वाला उसका राइट ऑफ अलाउ करेगा, प्रोविजन को टैक्स वाला नहीं मानता, ठीक है। और ऐसे डेट्स भी टैक्स वाला अलाउ नहीं करेगा, क्लियर बात है, ऐसे डेट्स भी टैक्स वाला अलाउ नहीं करेगा जो डिडक्टेबल नहीं होते, जो जनरली डिडक्टेबल नहीं होते, ठीक है। जैसे कि लोन टू एसोसिएट राइट ऑफ आपने कर दिया, कि लोन टू या एडवांस टू एम्प्लॉय राइट ऑफ कर दिया। तो जब ये लोन्स बुक होते हैं तो पीएनएल डेबिट, जब ये लोन्स बुक होते हैं, जब ये डेट्स बुक होते हैं तो पीएनएल क्रेडिट नहीं होता, इनकम बुक नहीं होती। तो जब टैक्स वाले को इनकम पे टैक्स नहीं मिला तो जब वो राइट ऑफ आप राइट ऑफ करोगे तो आपको एक्सपेंस भी अलाउ नहीं करेगा। हाँ, और अगर ऐसा हुआ कि टैक्स वाले ने, आपने राइट ऑफ किया अकाउंटिंग की बुक्स में, टैक्स वाले ने भी अलाउ कर दिया, अब जब वो रिकवरी होगी तो टैक्स के पीएनएल में भी जाएगी, अकाउंटिंग के पीएनएल में भी जानी चाहिए। लेकिन जब हम स्टार्ट ही पीबीटी से करेंगे तो वो तो रिवर्सल आपके पीबीटी में शामिल हो गया, टैक्स के अंदर फिर टैक्स की एडजस्टमेंट में दोबारा रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। चेक आपने ये करना है कि अकाउंटिंग में क्या ऑपरेशन हुआ है। अगर अकाउंटिंग का ऑपरेशन टैक्स के ऑपरेशन से मैच करता है तो अकाउंटिंग में आपने वो ऑपरेशन कर लिया हुआ है, टैक्स में दोबारा मत कर देना। यानी कि आपने अकाउंटिंग में भी राइट ऑफ किया, टैक्स वाले ने आपको अलाउ कर दिया, बाद में वो रिकवर हो गए, तो अकाउंटिंग में आप रिवर्स कर दोगे उसको। जब आपने अकाउंटिंग में रिवर्स कर दिया हुआ है तो अब टैक्स की एडजस्टमेंट्स में दोबारा रिवर्स मत कर देना, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिससे आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो उसमें वो रिवर्सल शामिल है। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, लेकिन पार्शियल रिकवरी का केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कह लूंगा मैं। किसका? पार्शियल रिकवरी का। अच्छा, पार्शियल रिकवरी के लिए मैं अगर हेल्प ले लूं एक्सेल की तो आई होप कि आप लोग माइंड बिल्कुल नहीं करेंगे, तो मैं ले लेता हूं उसके लिए एक्सेल की हेल्प। ये अकाउंटिंग की दुनिया है, ये टैक्स की दुनिया है, यूं समझ लो ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। प्रीवियस ईयर अकाउंटिंग में आपने 6 लाख रुपए का राइट ऑफ कर दिया, आपने 6 लाख रुपए का राइट ऑफ कर दिया और अकाउंटिंग की दुनिया में आपने एक्सपेंस बुक कर लिया। टैक्स वाले ने आपको पूरा एक्सपेंस अलाउ नहीं किया, टैक्स वाले ने कहा भाई मेरे हिसाब से राइट ऑफ की कंडीशन मीट नहीं हो रही है, क्योंकि राइट ऑफ की कंडीशन क्या है, मेन कंडीशन ये है कि डेट इररिकवरेबल होना चाहिए और उसकी इररिकवरेबिलिटी बड़ी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो टैक्स वाला अलाउ नहीं करेगा। डिटेल में जाने का मेरे पास वक्त नहीं है, किसी को डिटेल लेक्चर देखने हो तो फिर वो नॉर्मल लेक्चर्स को रेफर करेगा, ठीक है। टैक्स वाले ने बोला हम 6 लाख का तो बैड डेट आपको अलाउ नहीं करते, हमारे हिसाब से आपका जो बैड डेट है वो हुआ है सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख, बाकी आप रोना गाना ज़रूर कर रहे हो लेकिन हुआ नहीं है। तो टैक्स वाले ने डिसअलाउ कर दिया, कितना? टैक्स वाले ने डिसअलाउ कर दिया 2.5 लाख करंट ईयर में। पिछले साल में ये हरकतें हो गई, अब करंट ईयर के अंदर रिवर्सल आ गया। कितने का रिवर्सल आ गया? रिवर्सल आ गया मिसाल के तौर पर 50,000 का। जब 50,000 का रिकवर आया तो 2 सालों में ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि वाकई में असल में बैड डेट कितना था। अच्छा भाई, और जैसे हम सबको पता है कि ये बैड डेट बेसिकली होता है टाइमिंग डिफरेंस। क्या होता है? टाइमिंग डिफरेंस। यानी कि बैड अकाउंटिंग वाला बोल रहा है इतना बैड हो गया, टैक्स वाला बोल रहा है मैं नहीं मान रहा, लेकिन जब एक्चुअल में बैड हो जाएगा सबको मानना पड़ेगा। ये ऐसा ही है कि जब चांद निकलेगा तो पूरी दुनिया देखेगी। रोहित हिलाल कमेटी वाले बोल रहे हैं चांद हुआ है, चांद नहीं हुआ, चांद हुआ है, चांद नहीं हुआ, लेकिन जब चांद निकल जाएगा और सबको दिख जाएगा तो सब बोलेंगे हाँ चांद हो गया। इसी तरह से जब बैड डेट बैड होता है तो ईयर 1 में आप बोल सकते हो यार अकाउंटिंग की दुनिया में हाँ ये पैसे नहीं देगा, चांसेस नहीं है, उधर तो आप चांस बोल रहे होते हो, लेकिन जब वाकई में नहीं देगा
तो पक्की ठक्की बात हो गई कि नहीं मिले। और जब पक्की ठक्की बात हो गई तो वक्त ने साबित कर दिया कि वक्त का पहिया जब घूमा तो आपको पता लग गया कि वाकई में डेट बैड था या डेट बैड नहीं था। तो देख लो माइक तो खुला हुआ। तो जब वक्त का पहिया घूमा तो बॉटम लाइन में आपके पास फिगर फाइनलाइज हो गई। हमने कहा जब ये फिगर फाइनलाइज होती है तो चाहे अब वो अकाउंटिंग की दुनिया हो, टैक्स की दुनिया हो, अब ये एस्टेब्लिश हो गई फिगर। तो हमने कहा ये टैक्स में भी इतनी ही आनी चाहिए है। अगर राइट ऑफ बाकी का है तो फिर वो बाकी का राइट ऑफ हो गया, यानी कि वो वापस नहीं मिले पैसे तो टैक्स वाला भी उसको राइट ऑफ अलाउ करेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये फिर टैक्स की दुनिया में भी इतनी ही फिगर आनी चाहिए बॉटम लाइन। हमें पता है अकाउंटिंग हमने पढ़ा हुआ है, टाइमिंग डिफरेंस होता है। अब 3.5 से 5.5 तक पहुंचने में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मजीद 2 लाख रुपए का बैड डेट बुक करना पड़ेगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो जब ये मैं 3.5 और 2 करूंगा तो ये 5.5 होगा। इसका मतलब मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर से अगर अपनी गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो एडजस्टमेंट किस किस चीज़ की करूंगा। सबसे पहले मैं अकाउंटिंग की दुनिया में ये जो रिवर्सल आया है इसे मैं हटा दूंगा। अकाउंटिंग वाली चीज़ों को हम नहीं मानते, हम उसको हटा देंगे। और टैक्स की दुनिया में ये जो राइट ऑफ आया है हम इसको कंसीडर कर लेंगे, यानी इसको एज एक्सपेंस अलाउ कर लेंगे, एज एक्सपेंस बुक कर लेंगे, यानी कि इसकी एक एंट्री हम करेंगे। तो ये होगी हमारे पास एडजस्टमेंट। ठीक है, कितने की एडजस्टमेंट हो गई हमारे पास, आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास अकाउंटिंग के प्रॉफिट में ये लेस होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट से लेस होगा, क्योंकि ये अकाउंटिंग में प्लस के साइन के साथ शामिल है। जब ये प्लस के साइन के साथ शामिल है तो हमें अकाउंटिंग पीबीटी से इसको हटाना है। ये इंक्लूड हुई हुई है, ये प्लस के साइन के साथ इंक्लूड हुई हुई है, हमें हटाना है तो हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि रिवर्स इट। अकाउंटिंग की दुनिया में अगर ये इनकम बुक हुई हुई है तो रिवर्स करेंगे तो आपको एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा, और ये आपको टैक्स की दुनिया में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, यानी कि लेस डिडक्ट फ्रॉम पीबीटी। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों ऑपरेशंस आपको करना पड़ेंगे ताकि आपका प्रॉफिट एडजस्ट हो जाए। लेकिन लॉ की ज़ुबान में इसको बताने के लिए एक जुगाड़ू तरीका भी है, एक शॉर्टकट तरीका भी है। वो क्या है, लॉ बोलता है ज़रा ये चेक करो कि जो रिकवरी हुई है 50,000 ये डिसअलाउ से कम है। हमने कहा कम है, तो जितनी कम है उतना डिफरेंस फिर अलाउ हो जाएगा। तो 50 और 2.5 का जब आप, ठीक है, 50 और 2.5 का जब आप डिफरेंस देखेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये हमने वैसे ही बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया था, लेकिन 2.5 और 50 का डिफरेंस देंगे तो भी 2 ही आएगा। ये एक दूसरा तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का। तो मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए। एक तो आप दोनों सालों का कंपैरिजन बना के बैलेंसिंग फिगर के थ्रू भी इसको निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि जितना बैड डेट डिसअलाउ हुआ है, अगर जो फिगर रिकवर हुई है वो इससे लेस है तो जितना डिफरेंस है वो बैड डेट अलाउ हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये 50 नहीं होता, ये 350 होता, मिसाल ले रहा हूं मैं, ये क्या होता, ये 50 नहीं होता, ये रिकवरी हो जाती 350 की। ठीक है, तो अब ये 2.5 तक पहुंचने में हमें क्या करना पड़ता, लाख रुपए पॉजिटिव में लेने पड़ते कि नहीं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब देखो, फिर लॉ ये कहता है कि जो डिसअलाउ और रिवर्सल का डिफरेंस है, अगर रिवर्सल डिसअलाउ से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उतना टैक्सेबल हो जाएगा। लाख देख लो, उतना लाख टैक्सेबल हो गया। ये लॉ की वर्डिंग्स है, तो आप इसको कॉन्सेप्चुअली इस तरह चार्ट बना के याद रख लो, या आप लॉ की वर्डिंग्स को याद रख लो। आई डैम केयर, बस याद रख लो। Recovery is greater than disallowed, excess is taxable. If recovery is less than disallowed, shortfall is deduction. साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर पाकिस्तान में इनकर हो रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है, अलाउ होगा। प्लांट एंड मशीनरी वाली चीज़ नहीं अलाउ होगी क्योंकि डेप्रिशिएट होगी। नेचुरल डिपॉजिट एक्सप्लोरेशन के लिए आप कोई R&D कर रहे हो वो भी अलाउ नहीं होगी। एम्प्लॉय ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में आप जो भी पैसे दे रहे हो, कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, अलाउ होगा। प्रॉफिट ऑन डेट, फाइनेंशियल कॉस्ट जो भी आप इनकर कर रहे हो, इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई, अलाउ होगा। अगर आप लीज एसेट ले रहे हो तो पूरा का पूरा लीज रेंटल अलाउ होगा। अगर कोई आप इस्लामिक फाइनेंसिंग फैसिलिटी से कोई जो स्टेट बैंक से अप्रूव्ड है वो लेते हो तो फिर
अल्लाह भला करे, एसेट का एक्सपेंस अलाउ होगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट अलाउ होगा। सही। टैक्स डेप्रिसिएशन, अच्छा ये अल्लाह भला कर दे, टैक्स डेप्रिसिएशन है। टैक्स डेप्रिसिएशन जो भी एसेट्स हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा का है, कंट्रोल है, चीज़ें आपको पता है माशाल्लाह से, काउंटिंग भी आप लोगों ने पढ़ रखी है, अभी रिसेंटली सीए फाइनल में पढ़ी होगी, तो माशाल्लाह आपके बड़े ताज़े ताज़े कॉन्सेप्ट होंगे। तो जो भी डेप्रिशिएबल एसेट है वो डेप्रिशिएट होगा। कॉस्ट की बातें हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, क्या आना चाहिए कॉस्ट में। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन फुल ईयर बेसिस के ऊपर होगा, टैक्स WDV की बेसिस के ऊपर होगा। जिस साल डिस्पोजल होता है उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। रेट्स आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। इनिशियल अलाउंस 25% मिलता है, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स पर मिलता है। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स वो होते हैं जिन पर इनिशियल अलाउंस मिलता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, टेक्निकल प्रोफेशनल बुक्स, व्हीकल, अप्लाइंग फॉर हायर वगैरह वगैरह। उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, बहुत बच्चों वाली बातें ये आपने पहले से देख ली होंगी, पढ़ ली होंगी, ठीक है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, उसकी लिमिट है 7.5 मिलियन की, ठीक है। अगर डिस्पोज करेंगे तो डिस्पोजल प्रोसीड्स को भी उसी हिसाब से हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। पार्शियल बिजनेस यूज़ अगर है तो पार्शियल बिजनेस यूज़ की जो डेप्रिसिएशन है वो अलाउ नहीं होगी। हाँ, लेकिन जब एसेट आप बेचोगे तो वो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गेन लॉस ऑन डिस्पोजल। वो डेप्रिसिएशन जो डिसअलाउ होगी वो WDV में ऐड हो जाएगी, ठीक है। On disposal tax WDV is increased by depreciation disallowed on account of non-business use। तो ये सारी बातें आसान हैं। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, then you have to refer the original lecture। मैं ज़रा क्विकली स्किम थ्रू कर रहा हूँ, सही है। अगर कोई परेशान हो तो पूछ ले। डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट अगर होगा तो मैं आपको पहले ही बता दिया, डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट के अंदर कुछ स्पेशल केसेस हैं। एक ये स्पेशल केस है और एक ये स्पेशल केस है। ये दोनों स्पेशल केसेस हैं, ये आपको स्पेशल केसेस स्पेशल ही याद रखना है। अगर डिस्पोजल में कोई एक्सपोर्ट ऑफ एसेट आफ्टर यूज़ है तो उसके डिस्पोजल में आपने सेल प्रोसीड्स की जगह ओरिजिनल कॉस्ट लेनी है, ठीक है। Are you getting this? और इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडरेशन कैप्ड एट कॉस्ट इफ CR इज ग्रेटर देन कॉस्ट, ठीक है। तो इन दोनों केसेस के अंदर आपके पास जो गेन और लॉस आएगा, इन दो केसेस में गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल बिल्कुल उतना आ जाएगा जितनी डेप्रिसिएशन है, ठीक है। जितनी डेप्रिसिएशन, इसको हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो आप लेक्चर रेफर भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। ये दोनों केसेस ऐसे हैं कि जिसमें एक केस में कंसीडरेशन रिसीव की जगह कॉस्ट आ जाएगी। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट सिर्फ और सिर्फ एक्सेल की शीट मुझे। मिसाल के तौर पर एक्सपोर्ट ऑफ एसेट आफ्टर यूज इन पाकिस्तान, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर उसकी कंसीडरेशन रिसीव्ड आ गई आपके पास 6, मिसाल के तौर पर आपके पास आ गई 30 मिलियन की, या मिसाल के तौर पर 5 मिलियन की, ठीक है। अब उसका गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आप कैसे निकालोगे? उसका गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आप निकालोगे कॉस्ट लेकिन WDV आप डायरेक्टली लेस नहीं करोगे, ठीक है। WDV आप इसमें ऐसे लेस करोगे कॉस्ट और टैक्स डेप्रिसिएशन। आर यू गेटिंग दिस? कॉस्ट है, मिसाल के तौर पर मिसाल ले रहा हूँ मैं, कॉस्ट है उसकी 2 मिलियन की,
टैक्स डेप्रिसिएशन अब तक बुक हो चुकी है। मिसाल के तौर पर शाफी, ये आप गौर से देख रहे हैं, ये आपकी फरमाइश के ऊपर मैं कर रहा हूँ। ये टैक्स डेप्रिसिएशन मिसाल के तौर पर अब तक बुक हो चुकी है। जैसी बात है, जिस साल डिस्पोजल है उस साल तो टैक्स डेप्रिसिएशन बुक नहीं होगी। टैक्स डेप्रिसिएशन अब तक बुक हो चुकी है मिसाल के तौर पर 9 लाख। सही। अच्छा, हमेशा ऐसी सिचुएशन में, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, अगर आपको WDV दी हुई भी हो डायरेक्ट 11 लाख की, तब भी आपने वो डायरेक्ट 11 लाख की WDV कंसिडर नहीं करनी, आपने इसी तरह ब्रेक डाउन करना है इसको। ठीक है। अच्छा, देखा जाए तो 20 लाख माइनस 9 लाख आना क्या चाहिए? ये आनी चाहिए आपके पास WDV, ऐसे ही ना। और जब आप कंसीडरेशन रिसीव्ड में से WDV को लेस करो तो आपके पास गेन लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि जब कभी भी ऐसा केस होगा, एक्सपोर्ट ऑफ एसेट आउटसाइड आफ्टर यूज इन पाकिस्तान होगा, तब आपको ये करना होगा कि कॉस्ट की जगह आप CR लेंगे, कंसीडरेशन रिसीव ले लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसकी कॉस्ट ये नहीं लेंगे आप, फिर इसकी कॉस्ट क्या लेंगे? इसकी कॉस्ट लेंगे आप 5 मिलियन। फिर जब आप इसकी कॉस्ट 5 मिलियन लेंगे तो क्या होगा? जब आप इसकी कॉस्ट 5 मिलियन लेंगे तो 5 माइनस 9 ये हो जाएगा। ठीक है। और जो गेन ऑन डिस्पोजल आएगा वो बिल्कुल उतना ही आएगा जितनी टैक्स डेप्रिसिएशन है। ठीक है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ गए? जी, बिल्कुल यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। इनटेंजिबल्स के केस के अंदर, अच्छा, इनटेंजिबल्स आपको पता है क्या होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़ याद रख लो। ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें जो बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं। कोई भी ऐसा बेनिफिट जिसका एडवांटेज, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका एडवांटेज 1 साल से ज़्यादा का मिल रहा हो, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका एडवांटेज 1 साल से ज़्यादा का मिल रहा हो। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक मिसाल, बड़ी ईदी सी मिसाल दिया करता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई कंपनी है, एरियल है, एरियल ने वसीम अकरम को ऐड के लिए बुक कर लिया और ऐड के पैसे दे दिए 2 करोड़ रुपए कि भाई आपने एरियल के ऐड में आना। वसीम अकरम ने कहा ठीक है भाई। एरियल का ऐड बन गया और एरियल के ऐड के ऊपर खर्चा हो गया वसीम अकरम के ऊपर 2 करोड़ रुपए, बाकी का 1 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए का खर्चा आ गया। अब वसीम अकरम से ये कॉन्ट्रैक्ट है कि ये जो ऐड उसने किया है ये 3 साल तक टीवी पर चलेगा। 3 साल के बाद हम कोई ऐड चेंज करेंगे, तो ये 3 करोड़ का एक्सपेंस क्या हमें पहले साल में पूरा फ़ायदा दे देगा? हमने कहा नहीं। देखा जाए तो मार्केटिंग एक्सपेंस है, पहले साल में पे भी हो गया है, देखा जाए तो पे भी पहले साल में हो गया है। इसमें कोई एडवांस, कोई प्री पेमेंट, ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐड बना, पैसा पे हुआ। देखने को तो लग रहा है कि ये सिर्फ एक सिंपल एक्सपेंस है, लेकिन इस एक्सपेंस का फ़ायदा हमें मोर देन 1 ईयर यानी कि 3 सालों में मिल रहा है, तो ये इंटेंजिबल रिकॉर्ड होगा। इंटेंजिबल फुल ईयर इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन नहीं होता, जब से ये यूज़ होगा इंटेंजिबल, तब से हम नंबर ऑफ डेज की बेसिस के ऊपर, प्रोरेटा बेसिस के ऊपर हम इसकी एमोर्टाइजेशन बुक करेंगे। डिस्पोजल के ऊपर वही हरकतें होंगी। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, ये बिजनेस के कमेंस होने से यानी कि कमर्शियल प्रोडक्शन के कमेंस होने से पहले के खर्चे हैं, जो डायरेक्टली अलाउ नहीं होते। 20% स्ट्रेट लाइन बेस पे अलाउ होते हैं। एसेट्स तो डेप्रिशिएट होंगे, एसेट्स के अलावा भी जो खर्चे हैं, ट्रायल प्रोडक्शन से जो प्रोसीड्स आ रही हैं, फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोटोटाइप वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो खर्चे प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं बिजनेस के बन जाने के बाद, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन के कमेंस होने से पहले वाले ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये हैं आपके प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस, और ये आपको मिलते हैं 20% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं होते। AOP की बातें बड़ी आसान हैं। AOP टैक्स देती है अपनी टैक्सेबल इनकम पर। अच्छा भाई, टैक्स दे देती है अपनी टैक्सेबल इनकम पर, और यही टैक्सेबल इनकम शामिल हो जाती है मेंबर की इंडिविजुअल इनकम में फॉर रेट पर्पस ओनली। कंपनी के लिए क्या होता है? कंपनी के लिए होता ये है कि
AOP का जो AOP की जो इनकम आती है जितनी कंपनी की है वो कंपनी के प्रॉफिट में ऐड हो जाती है, उस पर 29% लग जाता है, ठीक है। लॉस अगर है तो AOP खुद कैरी फॉरवर्ड करेगी। टैक्स क्रेडिट अगर AOP एडजस्ट नहीं कर पा रहा तो मेंबर्स को मिल सकता है। विद होल्डिंग जितनी हुई होगी कंपनी को भी उसका क्रेडिट मिलेगा। लॉसेस के ऊपर हम बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन इतनी कोई रॉकेट साइंस बातें नहीं है। लॉसेस एक हेड का दूसरे हेड से एडजस्ट और सेट ऑफ हो सकते हैं, सिवाय कैपिटल लॉस और स्पेकुलेशन लॉस के। कैपिटल लॉस और स्पेकुलेशन लॉस, इन दोनों पे तो रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इनके गेन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी अगर कैपिटल गेन या स्पेकुलेशन गेन आ जाता है तो वो गेन बाकी हेड्स के लॉस को एडजस्ट कर सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल लॉस पे रिस्ट्रिक्शन है, स्पेकुलेशन लॉस पे रिस्ट्रिक्शन है, इनके गेन पे नहीं है। बच्चे समझते हैं कैपिटल गेन के हेड पे रिस्ट्रिक्शन है, नहीं, कैपिटल लॉस पे रिस्ट्रिक्शन है, कैपिटल गेन पे नहीं है। स्पेकुलेशन लॉस पे रिस्ट्रिक्शन है, स्पेकुलेशन गेन पे नहीं है। खैर, सैलरी इनकम पर है, सैलरी इनकम किसी के लॉस से एडजस्ट नहीं हो सकती। FTR इनकम तो आपको पता है किसी हेड का पार्ट ही नहीं होती। किसी भी हेड में अगर अनएडजस्टेड लॉस रह जाएगा, या वो कैरी फॉरवर्ड होगा या वो लैप्स हो जाएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लैप्स हो जाएगा, IFOS का लैप्स हो जाएगा। कैपिटल लॉस अगर 37 का है तो 6 साल, 37A का है तो 3 साल, ठीक है, तक एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं आपके सामने। बिजनेस इनकम का 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन बिजनेस इनकम का पहले साल तो किसी भी हेड के गेन से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ, कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए जाहिर सी बात है उसको रिकैप करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आप टेंशन ना लें, ठीक है। अच्छा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड टाइम तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। एक कंडीशन है, अगर टैक्सेबल पुराने सालों की अगर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट बाकी है और अगर टैक्सेबल इनकम उसके एडजस्ट करने से पहले 10 मिलियन या उससे ज़्यादा है टैक्सेबल बिजनेस इनकम, तो एडजस्टमेंट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस सिर्फ 50% ऑफ इनकम तक हो सकती है। कोई केस आएगा तो देख लेंगे। फॉरेन लॉसेस आर ट्रीटेड सेपरेटली। फॉरेन लॉसेस को पाकिस्तान की इनकम के साथ खल्त मल्त नहीं करोगे, मिक्सअप नहीं करोगे। फॉरेन लॉसेस, हर हेड के फॉरेन लॉस सैलरी के अलावा जाहिर सी बात है वो 6 सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं और सिर्फ उसी फॉरेन सोर्स इनकम के अगेंस्ट ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। AOP का लॉस AOP खुद ही कैरी फॉरवर्ड करेगी। डिडक्शंस हैं और अगर आप पोर्शन करने की ज़रूरत पड़ जाती है आपको करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर कॉमन एक्सपेंसेस हैं, FTR की इनकम भी आ रही है, तो जो मिनिमम या नॉर्मल वाली इनकम है और FTR वाली इनकम है, अपोर्शन करना पड़ेगा आपको एक्सपेंसेस को। स्मॉल कंपनी का रेट है 20%, क्राइटेरिया आपके सामने है। कैपिटल रिजर्व्स 50 मिलियन तक, एम्प्लॉय 250 तक, टर्नओवर 250 मिलियन तक, वगैरह वगैरह। कोई लाइबिलिटी, अनपेड लाइबिलिटी अगर 3 साल से ज़्यादा रह जाती है 4th ईयर में एड बैक हो जाएगी। परचेज ऑफ एसेट्स अगर है बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए, बैंकिंग चैनल के बगैर आप मत कीजिए परचेज ऑफ एसेट्स। ख़ास तौर पर जब इमूवेबल प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो और उसकी FMV 5 मिलियन से ज़्यादा हो, ठीक है। या अदर एसेट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी एसेट, बी इट इन्वेंट्री, ठीक है, बी इट एनीथिंग, बी इट एनी अदर फिक्स्ड एसेट, ठीक है, वो अगर उसकी वैल्यू 1 मिलियन से ज़्यादा है तो आप उसको कैश में परचेज मत कीजिए। अगर आपने किया तो होगा क्या, कॉस्ट अलाउ नहीं होगी डेप्रिसिएशन के लिए, प्लस जब वो बिकेंगे तो भी उसकी कॉस्ट आपको अलाउ नहीं होगी और पूरी सेल प्रोसीड्स इनकम ट्रीट हो जाएगी। 5% की पेनल्टी लगेगी अलग, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा उसके बाद जो हमारे हैंडआउट्स हैं उसकी जो समरी है, अच्छा ये वही चीज़ है। अच्छा भाई, ये दूसरी दफ़ा पेस्ट हो गई मुझसे, ठीक है। ये एक हमारा मेन हैंडआउट अपने अख्ताम को पहुंचा, सही है। चलो, फिर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक हमारे पास स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने देख ही लिया,
SME का कॉन्सेप्ट है। नाउ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो आपकी बड़ी अटेंशन और फोकस चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। SME किसको बोलते हैं? SME की डेफिनेशन है, अगर कोई बंदा SME की कैटेगरी में फॉल करता है, उस पर 14th शेड्यूल लग जाता है और 14th शेड्यूल का क्राइटेरिया उस पर फिट बैठ जाता है, तो हमने कहा कि फिर वो SME क्लासीफाई हो जाएगा और SME के लिए जो बेनिफिशियल रेट्स हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। डेफिनेशन आपके सामने है। मैन्युफैक्चरर हो, बिजनेस टर्नओवर अप टू 250 मिलियन हो, अगर टर्नओवर इतने से एक्सीड करेगा, इट सीजेस टू क्वालिफाई एज एन SME। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट या तो FBR पे IRS पोर्टल के थ्रू एज SME रजिस्टर हो जाए, या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी के पोर्टल के ऊपर, SMETA के पोर्टल पर एज SME रजिस्टर हो जाए। सर अगर ऐसा हो गया तो होगा क्या? हमने कहा फिर उसके पास ऑप्शन आ जाएगा, या तो वो चाहे तो अपनी इनकम को NTR में रिड्यूस्ड रेट्स पर टैक्स करवा सकता है, आपके सामने है, अप टू 100 मिलियन पर 7.5% और अप टू 250 मिलियन के ऊपर 100 से 250 के ऊपर 15%, या उसके पास ये भी ऑप्शन है कि वो अपने आप को FTR में टैक्स करवा ले। ठीक है, अच्छा भाई, कितना टर्नओवर? कैटेगरी 1 अगर है ये वाली कैटेगरी, तो 0.25% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, 0.5, और अगर 2 है तो 0.5% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर के ऊपर FTR का टैक्स लग जाएगा। FTR मतलब फुल एंड फाइनल एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। अच्छा भाई, और ये ऑप्शन इररिवोकेबल है फॉर 3 टैक्स ईयर्स, और ऑडिट वगैरह के प्रोविजन भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं होते। अच्छा भाई, बाकी चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, ठीक है ना। SMEs are excluded from minimum tax on turnover, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Tax deducted under section 153 on supply of goods by SME is not a minimum tax, ठीक है। ये भी एक बेनिफिट है, ठीक है। अच्छा भाई, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स टैक्स एट FTR, ये भी हमने बात कर ली है। अच्छा भाई, किस बिजनेस मीडियम को चूज करना है टैक्स प्लानिंग पे डिपेंड करता है। टैक्स इवेजन का मतलब तो आपने 2 नंबर ही कर ली, टैक्स प्लानिंग यही है कि आप कैसे कम से कम टैक्स दो, ठीक है। कंसीडरेशन क्या होती हैं इन सारे पर? इंडिविजुअल पर, AOP पर, कंपनी पर रेट्स डिफरेंट है, सही है। कंपनी के ऊपर 29% का टैक्स है, स्मॉल कंपनी पर 20 है, लेकिन जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को रिपैट्रिएट या डिस्ट्रीब्यूट करती है तो 15% का डिविडेंड पर टैक्स भी लगता है। तो इफेक्टिवली ये 40% के आसपास कहीं टैक्स बैठ जाता है, सुपर टैक्स को हटा के। अगर तो हाई अर्निंग है तो वो तो फिर अलग ही है। हाँ, लेकिन अगर कोई वर्किंग डायरेक्टर है और ओनर भी है यानी शेयर होल्डर भी है, तो उसकी सैलरी एज अलाउबल एक्सपेंस होगी, ठीक है। लेकिन अगर इंडिविजुअल ओनर है तो उसकी सैलरी नहीं होती, उसकी तो ड्राइंग्स ही कंसीडर होती हैं। NTR किसे कहते हैं आपको पता है? जो इनकम हेड्स ऑफ इनकम के अंदर फॉल करती है, हेड्स में क्लासीफाई होती है, जिसके ऊपर हमें डिडक्टेबल अलाउंस भी मिलता है, टैक्स क्रेडिट भी मिलते हैं। जी शाफी मैं कर दूंगा, ये हमारे नोट्स ही हैं जो आपके पास मौजूद हैं, ये उसी की समरी है, क्विक समरी है, शॉर्ट कर दिया उसको मैंने, ठीक है। हैं वही नोट्स, उसी नोट्स की समरी है ये। आर यू गेटिंग दिस? ये मैं आपसे शेयर कर लूँगा। अच्छा भाई, सेपरेट टैक्स रिजीम, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम वाले रेट्स हैं, ठीक है, हमें पता है उसके ऊपर अलग रेट्स लगते हैं। FTR जिसमें से कोई एक्सपेंसेस लेस नहीं होते, जो टैक्स लग गया वो फुल एंड फाइनल। मिनिमम टैक्स रिजीम, जिस पर जो टैक्स लगा मिनिमम है, यानी कि वो नॉर्मल पर भी टैक्स होगा, नॉर्मल का रेट भी लगा के हम चेक करेंगे, मिनिमम का रेट भी लगा कर हम चेक करेंगे। मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर सेक्शन 113। अच्छा भाई, किस पर लगता है ये? रेजिडेंट कंपनीज पर लगता है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और नॉन रेजिडेंट्स पर लगता है, ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनीज, या इंडिविजुअल और AOP जिनका टर्नओवर 100 मिलियन या उससे ज़्यादा है 2017 के बाद। कंडीशन क्या है? अगर तो टैक्स NTR का, नॉर्मल टैक्स रिजीम का निल है या 1.25% ऑफ टर्नओवर से कम है, चाहे एग्जेम्प्ट इनकम है चाहे लॉसेज हैं, तो भी 1.25% ऑफ टर्नओवर का मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा। रिड्यूस रेट्स भी हैं कुछ सेक्टर्स पर, वो आपके सामने हैं, आपको पता होने चाहिए, लिखे हुए कहाँ हैं, पता होने चाहिए, ठीक है।
टर्नओवर की डेफिनेशन आपको पता है, टर्नओवर की डेफिनेशन क्या होती है? सेल्स में से सेल्स टैक्स, ड्यूटी वगैरह, डिस्काउंट वगैरह सारे हटा दो, ठीक है। फिर सुपर टैक्स ऑन हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स हैं जिनकी इनकम 500 मिलियन शबे 500 मिलियन से भी क्रॉस कर जाएगी तो 10% लग जाएगा। उसके स्लैब्स बने हुए हैं, ठीक है, वो स्लैब्स आप रेफर कर सकते हैं। सुपर टैक्स पेबल होता है इन एडिशन टू द मिनिमम टर्नओवर टैक्स, हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स के लिए है। फिर एक एडिशनल विंडफॉल लेवी लगाई थी गवर्नमेंट ने 99D वाली, ठीक है। ये इतनी अभी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसकी डिटेल में जाएं, इसके ऊपर पूरा एक सर्कुलर। अच्छा भाई, FTR के फीचर्स वगैरह आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स लगता है वो फुल एंड फाइनल लगता है। नॉर्मल परसेंटेज तो 15 है, लेकिन कुछ स्पेशल रेट्स भी हैं। अगर कोई IPP है वो डिविडेंड एज अ पास थ्रू आइटम क्लेम कर रही है तो उसका फिर अलग रेट है। कॉर्पोरेट एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज है तो इंटर ग्रुप डिविडेंड एग्जेम्प्ट है। प्राइजेज एंड विनिंग्स पर 15%, प्राइज बॉन्ड क्रॉसवर्ड पजल पर 20%, लॉटरी रेफल क्विजेस पर। नॉन कैश प्राइजेस अगर हैं, नॉन कैश प्राइजेस हैं तो फिर जाहिर सी बात है टैक्स विदहोल्ड नहीं किया जा सकता, फिर हमें सामने वाली पार्टी से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा देखना होगा आपने बेटा। जो क्विकली कर लिया मैंने वो तो क्विक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आसान है, या ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या ईजी है, या आप खुद भी रीड करेंगे तो आपको आ जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ मैं चाहता हूँ फोकस करूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में रिकरिंग फीचर है। अच्छा भाई, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विस की एक्सपोर्ट FTR में फॉल करेगी। किस में फॉल करेगी? FTR में फॉल करेगी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, अगर तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैं, IT एक्सपोर्ट्स हैं तो रिड्यूस रेट लगेगा 0.25 वाला, और अगर अदर सर्विस एक्सपोर्ट हो रही हैं तो 1% का लगेगा FTR। कंडीशंस फॉर FTR क्या है? रिटर्न फाइल होना चाहिए, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल, ठीक है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट इस पर नहीं मिलता, और चाहे तो NTR में आ सकते हैं, ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। पेट्रोल पंप ऑपरेटर के ऊपर कितना टैक्स है आपके सामने आ गया। फॉरेन प्रोड्यूस कमर्शियल्स के ऊपर कितना टैक्स है। बस ये ऐसी चीज़ें एक दफ़ा आपकी नज़र से भी गुजर जाएं। यू हैव द बेयर एक्ट, यू हैव द लॉ, यू कैन रेफर इट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। प्रॉफिट ऑन डेट नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए, नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट वगैरह पर, या फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट के थ्रू परचेजिंग के ऊपर प्रॉफिट ऑन डेट, उसके ऊपर क्या एग्जेम्पशंस हैं वो आपके सामने आ रही हैं। मिनिमम टैक्स रिजीम कि अब कुछ की कंपोनेंट्स आ रहे हैं। मिनिमम टैक्स रिजीम के कुछ की कंपोनेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, मीडिया एडवर्टाइजिंग के ऊपर 1.5% का टैक्स। अच्छा, सर्विसेज के ऊपर मिनिमम टैक्स लगता है। मिनिमम का मतलब क्या है सुनिएगा। सर्विसेज अगर कोई बंदा दे रहा है, जाहिर सी बात है जो बंदा दे रहा होगा उसका बिजनेस है। मिसाल के तौर पर मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के थ्रू सर्विसेज दे रहा हूँ। अब जो भी मुझे पैसे देता है, अगर विदहोल्डिंग एजेंट है तो वो मुझे सर्विस फी देने से पहले मेरा टैक्स काट लेगा। सर आपका टैक्स काट के क्या करेगा? मेरा टैक्स काट के जमा करा देगा। वो है मिनिमम टैक्स। वो क्या है? मिनिमम टैक्स। अब मैं पूरे साल के आखिर में अपना PNL बना के लॉस भी शो कर दूं तो भी जो मेरी सर्विस पर मिनिमम टैक्स कट गया वो मेरे लिए पेबल ही है, सही है। वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। मिनिमम टर्नओवर टैक्स तो फिर भी 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये वाला जो टैक्स है ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। ठीक हो गई बात। इसका मतलब कि सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स विदहोल्ड हो गया वो मिनिमम टैक्स है। किन सर्विसेज पर कितना, आओ देख लेते हैं। मीडिया एडवर्टाइजिंग पर 1.5% है। फिर एक रिड्यूस कैटेगरी है 4% वाली, ट्रांसपोर्ट, होटल, सिक्योरिटी, IT वगैरह, वो सब उसमें आती है। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, आपके हैंड आउट में लॉ में भी गिवन है। अच्छा भाई, अगर सर्विसेज कंपनी दे रही है, कौन दे रही है? कंपनी दे रही है। यानी सर्विसेज अगर कंपनी दे रही है और पैसे कंपनी ले रही है, जब कंपनी सर्विसेज देगी तो पैसे कंपनी लेगी, जाहिर सी बात है। और कौन लेगा? ऐसी सूरत में हम कंपनी को पैसे देते वक्त 9% का टैक्स काट लेंगे, विदहोल्ड कर लेंगे।
अच्छा भाई, लेकिन अगर सर्विस देने वाली कंपनी नहीं है, हमारी जैसी कोई मासूम फर्म है, तो हमारी जैसी फर्म का कितना विद होल्डिंग हो जाएगा, टैक्स कितना कटेगा? 11%, ठीक है। टैक्स डिडक्टिंग इज मिनिमम टैक्स अप्लाइज ओनली इफ पेयर इज अ विद होल्डिंग एजेंट। और अगर साल के 30,000 के अंदर अंदर है तो फिर नहीं होगा। अच्छा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर ये लिखा हुआ तो 2 है, लेकिन ये 2% बेसिकली ले लिया जाता है। मिनिमम टैक्स तो 1 है, ठीक है, मिनिमम टैक्स 1 है, 2 ले लिया जाएगा, लेकिन दूसरा जो परसेंट होगा 1% तो मिनिमम 1% एडवांस टैक्स है, वो आपको एडजस्ट या रिफंड हो सकता है। तो 2 नहीं है, ये मिनिमम ये 1 है, ठीक है। applies to direct indirect exporters, EPZ units etc. include supplies against international tenders वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वाली बात आप देख लीजिएगा। कमर्शियल इंपोर्ट, कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए जो भी मिनिमम, जो भी टैक्स डिडक्ट होता है, विदहोल्ड होता है एट इंपोर्ट स्टेज, वो मिनिमम हो जाता है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं उनके लिए वो एडजस्टेबल होता है, ठीक है, लिखा हुआ भी है यहाँ पे, सही है। अच्छा, अल्लाह भला कर दे। सब्सिक्वेंट सप्लाई, सब्सिक्वेंट ये लोकल सप्लाई। अच्छा भाई, आगे कुछ चीजें आ रही हैं जरा, तो उसके साथ ये वाली बातें मैं आपको ज़्यादा बेहतर समझा सकता हूँ। अच्छा, ये देख लीजिए, टोल मैन्युफैक्चरिंग वाला जो टैक्स कटेगा वो मिनिमम टैक्स में फॉल नहीं करेगा, ठीक है, वो आ रहा है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स में फॉल करेगा। रेट तो रहेगा यही, लेकिन वो मिनिमम टैक्स में फॉल नहीं करेगा। अच्छा भाई, सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स 1% मिनिमम, नॉन रेजिडेंट मीडिया पर्सन 10%। अच्छा, अब हम आते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर। तो सप्लाई ऑफ गुड्स के रेट्स भी आपके पास मौजूद हैं। 5 और 5.5% का जनरल रेट है। 5% हम काटेंगे कंपनी को, जब हम पेमेंट कर रहे होंगे तब हम 5% काटेंगे, और कंपनी के अलावा अगर किसी को पेमेंट कर रहे होंगे गुड्स की, तो कितना काटेंगे हम? विदहोल्ड करेंगे 5.5%। टोल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रेट तो सर्विस वाला लगेगा, लेकिन ये कैटेगरी सर्विस वाली नहीं है। अगर सर्विस वाली कैटेगरी में डाल दोगे तो वो मिनिमम में चले जाएगा। रेट सर्विस वाला है, कैटेगरी सर्विस वाली नहीं है। अच्छा भाई, राइस और ऑयल पर 1.5% वगैरह वगैरह, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। मेन ये रेट्स हैं सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट्स के। अच्छा भाई, 75,000 तक की परचेजिंग है साल की, तो ना भी विदहोल्डिंग हो, मसला नहीं। मिनिमम टैक्स रिजीम किस पर अप्लाई होती है? इंडिविजुअल एओपी जो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कर रही हैं, इंडिविजुअल एओपी जो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कर रही हैं, मिनिमम टैक्स रिजीम अप्लाई होती है, ठीक होगी बात। प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनी जो ट्रेडिंग कंपनीज है, ठीक है, इनके अलावा एनटीआर यानी पब्लिक कंपनी, वो किस में चली जाएगी भाई? अगर उसका टैक्स विदहोल्ड भी हुआ है तो वो एनटीआर में चली जाएगा। ये वो एंटिटीज हैं कि जिनका अगर विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ तो वो किस में जाएंगी? मिनिमम टैक्स रिजीम में, ठीक है। ये समरी के अंदर शायद ज़्यादा कंसाइज हो गया। लेट मी ओपन द हैंड आउट इफ पॉसिबल एंड इफ अवेलेबल ऑन दिस लैपटॉप। अच्छा, आई होप कि आपको ये जो मैंने हैंड आउट खोला हुआ है नज़र आ रहा होगा। मैं सिर्फ इसका चार्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये बातें हमने कर ली सारी, ये बातें हम कर चुके हैं सारी, एसएमई वाली बातें हम कर चुके हैं सारी, मिनिमम टैक्स वाली बातें हम कर चुके हैं, ये बातें भी हम कर चुके हैं। कंपनी को पेमेंट दे रहे होंगे, यानी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करी तो 9, बाकी केस में 11।
ये विद होल्डिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। विद होल्डिंग एजेंट्स जाहिर सी बात है लॉ के अंदर लिखे हुए, कौन सी की बात नहीं है ऐसी। एक्सपोर्ट्स का मैं आपको बता दिया, 2 की जगह 1 है। अच्छा भाई, तो ये बातें हम सारी कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इंपोर्ट के मिनिमम टैक्स की भी हमने बात कर ली कि कमर्शियल इंपोर्टर का मिनिमम है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का नॉर्मल में फॉल करेगा। ये भी हमने बात कर ली कि अगर कंपनी गुड्स सप्लाई करेगी तो 5 लगेगा, और अगर सप्लाई ऑफ गुड्स कोई और करेगा तो 5.5 लगेगा। टोल मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेट सर्विस वाला होगा, लेकिन ट्रीटमेंट सर्विस वाला, मिनिमम टैक्स वाला नहीं होगा। अच्छा, फिर कुछ एग्जेम्पशंस हैं, ठीक है। ये बात जो अभी हम कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे मिनिमम या नॉर्मल। अब अगर कोई इंडिविजुअल है या कोई एओपी है, उसका टैक्स विद होल्ड कर लिया हमने 5.5%, तो वो उसके लिए मिनिमम कैटेगरी में फॉल करेगा। यानी कि विद होल्डिंग एजेंट ने विद होल्ड कर लिया है, इंडिविजुअल या एओपी, तो किस में फॉल करेगा? मिनिमम में फॉल करेगा। किस में फॉल करेगा? मिनिमम में फॉल करेगा। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा भाई, लिस्टेड के लिए नॉर्मल में फॉल करेगा। प्राइवेट या अनलिस्टेड है और मैन्युफैक्चरिंग है, नॉर्मल में फॉल करेगा। पब्लिक लिस्टेड है, नॉर्मल में फॉल करेगा। बाकी कोई भी कैटेगरी है उसके लिए विदहेल्ड टैक्स मिनिमम में फॉल करेगा। Are you getting this? बेटा क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं? कमीशन ब्रोकरेज के रेट्स आपके सामने हैं, ठीक है। ये भी मिनिमम टैक्स में फॉल करता है। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस बातें नहीं हैं। एक ACT का कॉन्सेप्ट है, ACT का कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। वो समरी में हमसे स्किप हो गया। एक ACT का कॉन्सेप्ट आप देख लो। बाकी सारे की पॉइंट्स की चीज़ें हमने रिकैप कर ली हैं। मैं चाहता हूँ कि अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, ठीक है। और अब हम एक क्वेश्चन को देख लें। बस शाफे, मैं ये कह रहा था, आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट ज़रूर कर देता हूँ। रिपीट हमें डिस्कस ये कर रहा था कि अगर विदहोल्डिंग हो रही है ऑन गुड्स, किसकी विदहोल्डिंग हो रही है? विदहोल्डिंग हमने कर ली इंडिविजुअल और एओपी को जो पेमेंट हो रही थी उस पर विदहोल्डिंग कर ली 5.5% की। वो 5.5% हमने उस इंडिविजुअल या एओपी का टैक्स काट लिया। किसने? विदहोल्डिंग एजेंट ने। तो अब वो उस इंडिविजुअल और एओपी के लिए मिनिमम टैक्स में फॉल कर जाएगा, ठीक है। पब्लिक कंपनी, लिस्टेड है, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इन दो के लिए जो विदहोल्ड टैक्स, जो टैक्स विदहेल्ड होता है वो नॉर्मल में फॉल करता है। बाकी इंडिविजुअल और एओपी के लिए और प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी के लिए, जो प्राइवेट कंपनी होगी वो भी किसमें फॉल करता है? मिनिमम में फॉल करता है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है बेटा? बस ये इंपॉर्टेंट बातें आपके अगर जहन में हैं, देन वी कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम देखें लास्ट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट अटेम्प्ट वाला हम क्वेश्चन देखें जो आया है एग्जाम में, ठीक है। लेट मी ओपन इट और आप उसको रीड करें, फिर हम एक साथ रीड करते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं क्वेश्चन खोल रहा हूं, आप उसको रीड करें एंड देन वी विल लुक एट इट जॉइंटली। बेटा क्या आपकी स्क्रीन्स के ऊपर ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है? ये क्वेश्चन आपको खुद अपने पास PDF में खोलना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं इसको स्क्रॉल बार बार नहीं कर रहा हूँ। आप अपने पास इसको स्क्रीन के ऊपर खोलेंगे, आप ज़रा अपने पास इसको स्क्रीन पर खोलेंगे, अपने पास PDF में आप इसको ओपन करेंगे और आप इसको रीड करेंगे और आप इसकी प्लानिंग करेंगे। अच्छा, रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इसकी टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और नेट टैक्स पेबल कंप्यूट करना है। नेट टैक्स पेबल कंप्यूट करना है
टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और नेट टैक्स पेबल। जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें एडजस्टमेंट करते चले जाएंगे जो जो बातें लिखी हुई हैं। मिसाल ले रहा हूँ, हो सकता है हमें एक्सपोर्ट्स को हटाना हो सकता है हमें, अल्लाह भला करे, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर कोई एरर है उसको हटाना हो सकता है हमें एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस में कोई एडजस्टमेंट करनी हो सकता है हमें फाइनेंशियल चार्जेस की कोई एडजस्टमेंट करनी हो। ये थिन कैपिटलाइजेशन की एडजस्टमेंट है। आई होप आप लोग रिकॉल करेंगे, मैं इसको भी रिकॉल करवा दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन बस आप इस क्वेश्चन को आप एक दफ़ा थोड़ा सा ज़रा रीड कर लें इस क्वेश्चन को, फिर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको रीड करना शुरू किया होगा, आओ हम इसको एक साथ देखते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूं, सॉल्यूशन देखने में थोड़ा सा कभी कभार खतरनाक लगता है, ठीक है, लेकिन वो होता नहीं है इतना खतरनाक। क्वेश्चन इतना खतरनाक होता नहीं है जितना वो खतरनाक शुरू में दिखने में लगता है। अच्छा भाई, तो आप लोगों में से किसको ये थोड़ा खतरनाक लग रहा है, मुश्किल लग रहा है ये? 20 मार्क्स का सवाल है, लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। Should we start discussing it, dear students? Should we start discussing it? चलो, अब हम इसको रीड करते हैं और देखते हैं कितना मुश्किल है या कितना आसान है। मजबूत टायर्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर, डीलर एंड सप्लायर ऑफ रेडियल टायर्स for trucks and buses across Pakistan। ठीक है भाई, मैन्युफैक्चरर भी है, डीलर भी है, सप्लायर भी है। किन चीज़ों का? ट्रक और बस के रेडियल टायर्स। इनकॉर्पोरेट हुआ था, कैपिटल है, इसका मतलब कंपनी है। ऑन अ लैंड लोकेटेड ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची। MTPL is 60% owned by Osaka Rubber Technologies, a foreign company। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है विच इज़ रेलिवेंट। थिन कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आपने, वैसे तो आपको पता ही होगा, मैं इसको ब्रीफली रिपीट कर देता हूँ। थिन कैपिटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को ब्रीफली कि अगर कोई फॉरेन कंट्रोल्ड कंपनी है, जिसको कोई फॉरेन कंपनी कंट्रोल करती है, फॉरेन कंट्रोलर है और एक फॉरेन कंट्रोल्ड कंपनी है, और वो फॉरेन कंट्रोल्ड कंपनी से लोन लेती है, तो एक लिमिट तक, एक लिमिट लॉ में गिवन है, उस लिमिट के हिसाब से वो इंटरेस्ट का एक्सपेंस उसको अलाउ होगा। और अगर इंटरेस्ट का एक्सपेंस उस लिमिट से एक्सीड करता है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। दैट्स इट। 3:1 की एक लिमिट है। फॉरेन डेट टू इक्विटी 3:1 से अगर एक्सीड करेगी, फॉरेन डेट टू इक्विटी अगर 3:1 से एक्सीड करेगी, तो वो एक्सपेंस इंटरेस्ट का डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। हमें नहीं पता कि इसने लोन लिया है अपनी पेरेंट कंपनी से, अपने फॉरेन कंट्रोलर से लोन लिया है या नहीं लिया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन होल्डिंग की इम्पोर्टेंट है, क्या पता लिया हो। सही। On 30 जून MTPL received the status of Greenfield Industrial Undertaking from FBI। इसका मतलब कि Greenfield Industrial Undertaking का जो टैक्स क्रेडिट वो भी मिलेगा इसको। 25% का टैक्स क्रेडिट मिलता है आपको, अगर याद हो तो। अगर Greenfield Industrial Undertaking है, उसने इन्वेस्टमेंट की, उसको 25% का टैक्स क्रेडिट मिलता है, ठीक है। और वो कैरी फॉर्वर्ड भी होता है, अनएडजस्टेड वाला। अच्छा भाई, फिर आपके पास एक P&L दे दिया उन्होंने, जिसमें सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, GP है, एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक हो गया। सेल्स इंक्लूड एक्सपोर्ट्स अमाउंटिंग टू 60 million with the associated cost of these items totaling 58 is already included in the cost of sales above। No additional expenses were incurred in relation to exports। अच्छा, ये जो एक्सपोर्ट्स है इसको हमें अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रिजीम अलग है। MTR
एक्सपोर्ट्स के अलावा जो है वो होगी NTR। एक्सपोर्ट्स फॉल करती है मिनिमम टैक्स रिजीम में, इसलिए हमें इसको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, हटाना पड़ेगा। दूसरी बात, नो एडिशनल एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट्स। हमें एक्सपोर्ट्स का प्रॉफिट दे दिया, देखो कितना, 60 मिलियन माइनस 58 मिलियन, 2 मिलियन का एक्सपोर्ट का प्रॉफिट है, और कह दिया कि एक्सपेंस के झमेले में मत पड़ना, अपॉर्चनमेंट वगैरह में मत पड़ना, नो एडिशनल एक्सपेंस वर इनकर्ड इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट्स लिख दिया। फिर भी बच्चों ने इसमें क्या किया कि एक्सपेंसेस को एक्सपोर्ट में अपोर्शन किया, एग्जामिनर के लिखने के बावजूद। ये आपको नहीं करना था, ठीक है, जिन बच्चों ने किया होगा। सेल्स ऑफ रेडियल टायर्स अमाउंटिंग टू 23.6 मिलियन इंक्लूसिव ऑफ एन 18% सेल टैक्स। दीज टायर्स, अच्छा, सेल्स में शामिल है ये, क्या ख्याल है, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स शामिल है क्या? सेल्स में सेल्स टैक्स शामिल होना चाहिए? शामिल नहीं होना चाहिए। हमने कहा भैया आप सेल्स टैक्स को एक्सक्लूड कर दो, शामिल नहीं होना चाहिए। They were sold to registered retailers in the same condition as in purchase. These retailers are registered under sales tax. No tax was collected at the time of purchasing and selling these tires. $236 का टैक्स नहीं काटा, ठीक है, 236G का टैक्स नहीं, ये जो भी सेक्शन है, मैं 236G है क्या, कौन सा वाला, ठीक है, उसकी रिपरकशंस भुगतना पड़ेंगी भाई। यानी एक्सपेंस की डिसअलाउंस हो जाएगी, एक्सपेंस की डिसअलाउंस हो जाएगी, ठीक है। इसकी एक मैंने डीब्रीफ भी बनाई है, ठीक है। डिसअलाउंस हो जाएगी, विद होल्डिंग नहीं करी आपने। विद होल्डिंग, अच्छा, रिटेलर को अगर सेल किया है तो रिटेलर को सेल करते हुए, एक सेकंड दोबारा रुकिएगा, मैं फिर से एक दफा इसको देख लूं। अच्छा, रिटेलर्स को अगर सेल किया है तो रिटेलर का एडवांस टैक्स लगाना था, वो भी नहीं लगा, वो भी विदहोल्ड नहीं किया। प्लस जब ये परचेजिंग करी तो उस परचेजिंग के ऊपर भी विदहोल्डिंग नहीं करी, दोनों चीज़ें नहीं हुई। तो भाई अगर परचेजिंग की विदहोल्डिंग नहीं होगी तो डिसअलाउ हो जाएगा, और डिसअलाउ कितना हो जाएगा, हमने कहा 20% ऑफ सच परचेजेस, ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि ये इन्वेंट्री आइटम्स हैं। ये क्या है, इन्वेंट्री आइटम्स हैं। कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स 38 मिलियन फॉर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अच्छा भाई, तो हमने कहा डिसअलाउंस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड 38 मिलियन फॉर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो हम हटा देंगे और टैक्स डेप्रिसिएशन को टैक्स डेप्रिसिएशन के रेट के हिसाब से अकाउंट फॉर कर लेंगे। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, वेरी इजी। चलो इस पर आ जाओ, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है बेटा, ये आ जाओ इस पर। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस include 3.1 million incurred by MTPL for providing meals and refreshments to customers during seminar held at a local hotel to promote product awareness. इस एडजस्टमेंट को आप लोग रीड कीजिए और मुझे इसका ट्रीटमेंट बताइए कि क्या ये अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा।
एवरीवन। अच्छा, मैं होता आपकी जगह तो क्या करता, जो लॉ आपको अवेलेबल होगा सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, आपको लॉ अवेलेबल होगा, एग्जाम में लॉ अवेलेबल होगा आपको, मैं होता तो सर्च कर लेता एंटरटेनमेंट को। सबसे पहले तो मुझे एंटरटेनमेंट की डिसअलाउंस वाला सेक्शन मिल जाता, ठीक है। लेकिन एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की जो बातें हैं वो लिखी हुई हैं रूल में, ये आपको पता होना चाहिए। ये है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की डिसअलाउंस सेक्शन 21 की, सही है। लेकिन इसकी असल जो बातें हैं वो रूल में लिखी हुई हैं, तो कंट्रोल F करके मैं उस रूल को सर्च कर लेता, मैं अगर आपकी जगह एग्जाम में होता, जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ। ये आ गया रूल आपके सामने। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान है, अच्छा देखो कमर्शियल इंपोर्टर से, देखो सुनो अभी इसके ऊपर बात करता हूँ मैं, पहले ये वाली एडजस्टमेंट समझ लो, फिर मैं कमर्शियल इंपोर्टर वाली बात पे भी आता हूँ। अच्छा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान ऑन एंटरटेनमेंट, आउटसाइड पाकिस्तान की तो बात ही नहीं है, इनसाइड पाकिस्तान एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है। देखो रूल 10 है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पाकिस्तान ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, तो ये फॉरेन कस्टमर और सप्लायर्स भी नहीं है, ठीक है, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स एज द पर्सन्स बिजनेस प्रेमिसेस, ये सब बातें ठीक थी, इसमें फॉल कर रहा था क्योंकि कस्टमर और क्लाइंट की एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्चा किया है, लेकिन लोकल होटल के अंदर दावत करी है उनकी और ट्रेनिंग सेशन करवाया है, पर्सन्स बिजनेस प्रेमिसेस पर नहीं करवाया, ठीक है, इसलिए ये अलाउ नहीं होगा। देखो ये डिबेटेबल है, ये डिबेटेबल है, लेकिन आईकैप के एग्जामिनर ने बड़ी बारीकी के साथ इसको कंसीडर करते हुए ये एडजस्टमेंट बना दी। जनरली प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप किसी लोकल क्लाइंट की, लोकल कस्टमर की कहीं आप कोई सेमिनार रखते हैं मार्केटिंग वगैरह के लिए, तो उसका एक्सपेंस अलाउबल होता है, उसके एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आप एक्सपेंस आउट कर लेते हो प्रैक्टिकली। लेकिन if we go by law, if we go by the wordings of the law, not the spirit of the law, the wordings of the law, then we will have to disallow it। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? और ये वो जगह है जहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की होगी, ठीक है। अच्छा बेटा नमाज का टाइम हो रहा है, मैं नमाज का ब्रेक लूँगा, लेकिन नमाज के बाद मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहूँगा आज, ठीक है। तो हम नमाज के बाद 10-15 मिनट में इसको क्लोज ज़रूर कर लेंगे, मैं इसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहता, मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर लें। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी नमाज़ पढ़ लें, मैं भी जमात से नमाज़ पढ़ लूँ, जमात का टाइम है, इशा की नमाज़ पढ़ लें, और फिर हम 10-15 मिनट में इसको क्लोज करके इंशाअल्लाह ताला निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर एग्जामिनर ने चालाकी का मुजाहिरा किया, और ये एक्सपेंडिचर जो एंटरटेनमेंट का बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा था, लेकिन इस बारीकी की वजह से ये डिसअलाउ हो जाएगा। आगे इसके अंदर तो मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, एजेंट, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज़ है,
इसमें भी फॉल नहीं करेगा, ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस इसमें भी फॉल नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि ये वाला जो एक्सपेंस है, ये वाला जो एक्सपेंस है मेरे बच्चों, ये वाला, ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर की अलाउबिलिटी वाला जो रूल है, उसके किसी भी पॉइंट में ये फॉल नहीं कर रहा। Are you getting this? Sure. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिसअलाउड हो जाएगा और इसे ऐड बैक करना पड़ेगा। अच्छा, फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड प्रॉफिट ऑन डेट ऑन लोन ऑफ $0.6 मिलियन, जिसमें बताया कि थिन कैपिटलाइजेशन के रूल के तहत इसकी डिसअलाउंस हम कैलकुलेट करेंगे। थिन कैपिटलाइजेशन का मुझे रूल खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्विकली आपको रिकैप कर देता हूँ, इस एडजस्टमेंट के जितना लॉ रिकैप कर देता हूँ। फॉरेन डेट टू इक्विटी रेशो आपने देखना होता है। फॉरेन इक्विटी वो लेनी है जो साल के शुरू में है, ठीक है। फिर आपने देखना है फॉरेन डेट को, फॉरेन डेट टू इक्विटी रेशो आपने निकाल लिया, अल्लाह भला कर ले, फॉरेन इक्विटी साल के शुरू में आपने निकाल ली, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, उतना डेट होना चाहिए 3:1, ठीक है। फॉरेन डेट टू इक्विटी 3:1 का रेशो होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो फिर जितना ज़्यादा एक्सीड करेगा उतना डिसअलाउ हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? देख लो साल के शुरू में इक्विटी है कितनी। अच्छा भाई, अभी देख लेते हैं। ये रही 60% ओन्ड है, ठीक है, 60% ओन्ड है। पेड अप कैपिटल कितना है? 90 मिलियन का। अच्छा भाई, पेड अप कैपिटल आपके पास 90 मिलियन का है, और अल्लाह भला कर दे इनकॉर्पोरेटेड 15th में विद पेड अप कैपिटल MTPL is 60% owned by ओसाका रबर टेक्नोलॉजीज। अच्छा भाई, फिर आपके पास ये 30 जून का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये आप लोगों ने ले लिया मिसाल के तौर पर। अच्छा, हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिजर्व्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि स्टार्ट ऑफ द ईयर जो कैपिटल है वो यही है, ठीक है। इसका 60%, ठीक है, निकाल लें, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल हो गई बात। और आप डेट से कंपेयर कर लें, ये डेट 180, इससे आप कंपेयर कर लें, सिंपल। ये डेट उससे ज़्यादा एक्सीड करेगा, हम सोल्यूशन अभी देख लेंगे। जितना ज़्यादा एक्सीड करेगा हम उतना प्रॉफिट ऑन डेट डिसअलाउ कर लेंगे, ठीक हो गई बात। प्रॉफिट ऑन डेट disallowed exceeding the loan ratio foreign loan to foreign equity ratio of 3:1, ठीक है। अच्छा भाई, फैक्ट्री बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग वगैरह ली है, ऐसी बात है, उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह, ठीक है। डिविडेंड है, डिविडेंड के ऊपर FTR का टैक्स लग जाएगा। गेन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम, अच्छा, अदर इनकम के अंदर ये डिविडेंड आ रहा है, ये अदर इनकम से हटाना पड़ेगा हमें, ये FTR में जाएगा, जाहिर सी बात है। गेन ऑफ 11.4 मिलियन रिजल्टिंग फ्रॉम सेल ऑफ 2,60,000 शेयर्स फॉर लिस्टेड कंपनी। अच्छा, पहले शेयर्स लिए थे इनिशियली परचेज किए थे 2 लाख शेयर 60 रुपए पर, फिर बोनस मिला लाख शेयर्स का, और वो बोनस जो मिला, और जब वो एंटाइटलमेंट हुई तो उसकी
मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ बुक क्लोजर, फर्स्ट डे ऑफ बुक क्लोजर, वो थी 65। तो हमें पता है कि ये जो बोनस शेयर्स हैं ये भी चार्जेबल टू टैक्स होते हैं एफटीआर में एट द रेट ऑफ 10%, और जिस रेट के ऊपर टैक्स लगता है वही फिर इन शेयर्स की कॉस्ट बन जाती है। तो सजेस्टेड सोल्यूशन में यहाँ पर मेरे हिसाब से एरर है, इन्होंने एवरेज आउट कर दिया बोनस शेयर की कॉस्ट को, जो एवरेज आउट नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। सही है, फीफो बेसिस के ऊपर हम गेन कैलकुलेट कर लेंगे। एसेट्स की डिटेल दे दी है ताकि आप लोग डेप्रिसिएशन निकाल सकें, और जो विदहोल्ड हुआ है वो टैक्स दे दिया। तो मुझे बताओ, क्या इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस बात थी जो हमें नहीं आती है, कोई मुश्किल थी, कोई प्रॉब्लम थी? एक्सपोर्ट्स को एमटीआर करना था, सेल्स टैक्स को एक्सक्लूड करना था, परचेजेस को डिसअलाउ करना था। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर कमर्शियल इंपोर्टर है तो हमने नहीं है विदहोल्ड किया। देखो, कमर्शियल इंपोर्टर का हम उस वक्त विदहोल्ड नहीं करते जब वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हमें दे देता है, जीडी दे देता है और चीज़ें दे देता है, ठीक है, और अल्लाह भला कर दे स्पेसिफिकली, ठीक है। अगर आप ये अजम्पशन लेकर चलते हैं कि ठीक है कमर्शियल इंपोर्टर है एंड ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वर मेड अवेलेबल, तो आप डिसअलाउंस ना शो करें, लेकिन अजम्पशन आप क्लियरली लिख दें, ठीक है। क्वेश्चन आया था एक बच्चे का, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप डिसअलाउंस शो कर दें, ठीक है। अच्छा, फिर अल्लाह भला कर दे, फिर तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड इतना फॉर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर आपको रिवर्स करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन डेट एक्सेस वाला आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, अदर इनकम से एफटीआर में ले जाना पड़ेगा, कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम 15% पर लगेगा, इसकी डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगी, इसकी डेज की बेसिस पे करना पड़ेगी, जब वो रेडी फॉर यूज़ हो गया तो ख़त्म हुई कहानी। मतलब देखने में शुरू में ये सवाल कितना ज़्यादा थोड़ा तो डरावनी लग रहा था ना, डेंजरस लग रहा था, लेकिन जब आपने इसको डिस्कस कर लिया तो क्या अब मुझे बताओ इसके अंदर कुछ मसला रहा? अच्छा, मैंने इसके डीब्रीफ नोट्स बनाए हुए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले question asked you to compute the total income, taxable income and net tax payable. MTPL is a manufacturer and dealer of tires 60% owned by foreign company. Greenfield industrial undertaking है तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा। डेट ऑफ कैलकुलेशन ठीक हो गई बात। अच्छा भाई, एडजस्टमेंट्स बिगिन स्टार्ट हम करेंगे 143 मिलियन से। ये मैंने डी ब्रीफ नोट्स बनाए हैं, ये आपको बनाने नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए नोट्स बनाए सिर्फ ये। अच्छा भाई, एक्सपोर्ट एडजस्टमेंट्स करनी है, एक्सपोर्ट की आपको एडजस्टमेंट करनी है, एक्सपोर्ट को आपने अलग कर देना है क्योंकि मिनिमम टैक्स लगेगा। सेल्स टैक्स को आपको हटा देना है, डिसअलाउड कॉस्ट आपको जाहिर सी बात है हटा देनी है, अमोर्टाइजेशन अकाउंटिंग वाले को ऐड बैक कर देना है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर ऐड बैक हो जाएगा, फाइनेंशियल चार्जेस इन एक्सेस ऑफ, ये देख सकते हैं 54 इंटू 3 कर दो, 54 इंटू 3 कर दो तो ये बन जाएगा 150 और 162 बन जाएगा ना, 162 बन जाएगा। और लोन कितना लिया हुआ देखो, 180 मिलियन लिया हुआ, तो 162 और 180 मिलियन, ठीक है। तो जो एक्सेस है उसकी रेशो के ऊपर डिसअलाउ करेंगे। डिविडेंड को एफटीआर में ले जाएंगे, कैपिटल गेन को एसबीआई में ले जाएंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने मेंशन कर दिया कि डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ जीटीएल शेयर्स सोल्ड, कॉस्ट इंक्लूड्स ओरिजिनल प्राइस, और कॉस्ट में ओरिजिनल प्राइस आएगी और जो बोनस शेयर है उसकी डीम्ड कॉस्ट आएगी। सजेस्टेड सोल्यूशन शोज अ डिफरेंट ट्रीटमेंट एवरेजिंग द कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर एट जीरो कॉस्ट विद ओरिजिनल शेयर्स विच इज़ अ क्वेश्चनेबल ट्रीटमेंट। तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा इस ट्रीटमेंट पर आप जाओ, ये होना नहीं चाहिए। कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वही बोनस शेयर वाली, ठीक है। टैक्सेबल इनकम, उसके बाद फिर आप टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, ये जब आप कैलकुलेशन देखेंगे तो ये आपको समझ आएगी, ठीक है। टैक्स क्रेडिट ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अप्लाई कर देंगे आप, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का टैक्स क्रेडिट अप्लाई कर देंगे, जो बच जाएगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। एग्जामिनर कमेंट्स आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे बच्चों, क्या मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो पाया? ये जो क्वेश्चन था, जो लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, क्या मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो पाया? क्या हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चल लें? जी सॉल्व करेंगे शाफिज, सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व मैंने आप लोगों के लिए करके रखा हुआ है, आप टेंशन नहीं लें, सॉल्व करेंगे इसको, हम सॉल्व करने जा रहे हैं, अगला स्टेप वही है। लेकिन अभी जो हमने डिस्कस किया, इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, इसकी डीब्रीफ देखी, तो क्या ये क्वेश्चन और इसकी डीब्रीफ आपको समझ आ चुकी है?
शाफे, क्या इसकी डीब्रीफ, इसके कॉन्सेप्ट्स, इसकी डिस्कशन आपको समझ आ चुकी है, इसकी प्लानिंग आपको समझ आ चुकी है हमने करना क्या है? क्योंकि असल चीज़ होती है क्वेश्चन को क्रैक करना, उसके स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना। बिल्कुल ठीक है बेटा, अभी देख लेते हैं कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट। वो तो सिंपल है, सजेस्टेड सोल्यूशन में गलत हुआ तो वो हमने बस ठीक कर दिया, सही है। अच्छा, तो क्या हम सोल्यूशन की तरफ मूव कर जाएं? आ जाओ, सोल्यूशन की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तो क्या आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है मेरे बच्चों? मुझे ज़रा कंफर्म कर दो, क्या आपको इसका सॉल्यूशन नज़र आ रहा है जो आप लोगों के लिए मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है? जो हमने डिस्कस किया है हमने बिल्कुल वैसा ही कर दिया, देख लो ज़रा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमने अपने काम का आगाज़ कर दिया, सही। एक्सपोर्ट के प्रॉफिट को हमने लेस कर दिया क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हम अलग करेंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया था। सेल्स टैक्स 23.6 की जो रेवेन्यू था, डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 18% करके हमने सेल्स टैक्स को हटा दिया। डिसअलाउड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिसअलाउंस अप टू 20% ऑफ सच परचेजेस थी, वो हमने हटा दी, ठीक है भाई। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे सिर्फ और सिर्फ, ये ऐड बैक हो गया आपके पास, सही है, ये ऐड हो गया आपके पास। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आपके पास ऐड हो गई, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन ऐड हो गई, अकाउंटिंग वाले सारी चीज़ें ऐड होंगी। इनएडमिसिबल एंटरटेनमेंट एक्सपेंस आपके पास ऐड हो गए। प्रॉफिट ऑन डेट जो डिसअलाउ होगा वो आपके पास ऐड हो गया। आओ इसकी वर्किंग देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि देख लो स्टार्ट ऑफ द ईयर इक्विटी कितनी है, 90 थी, 60% 54 बन गई। इसका 3 टाइम्स कर लो, 162 हो गई, ठीक है। अच्छा भाई 3 टाइम्स, अच्छा 180 को जब मैं 54 से डिवाइड करता हूँ ये 3.33 बन रहा है, बनना भी चाहिए क्योंकि 3 टाइम्स तो 162 होती है, लेकिन असल में लोन हमने कितना लिया हुआ है, 180 का लोन लिया हुआ है। तो 162 डिवाइड बाय 180, इतना हम इतना हम अलाउ करेंगे, बाकी हम क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। तो 160 जो टोटल इंटरेस्ट था, देखो 180 का 5% वाज द टोटल इंटरेस्ट, जो एक्चुअल प्रॉफिट था, एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस था, एक्चुअल प्रॉफिट ऑन डेट था, एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस था। लेकिन क्या हम ये एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ करेंगे? हमने कहा नहीं, हम नहीं अलाउ करेंगे। हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 162 अपॉन 180 से, अलाउबल फैक्टर से। अलाउबल कितना है, 162 पर अलाउबल है, टोटल कितना है 180, तो 180 में से अलाउबल कितना है 162, तो 162 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 9। अलाउबल कितना है, अलाउबल हमने कहा सर अलाउबल 8 है। तो फिर इनएडमिसिबल कितना है, हमने कहा 0.9। देख लीजिए यही हमने ऐड बैक किया, ठीक है। डिविडेंड इनकम यहाँ से हटा दिया, एफटीआर में टैक्सेबल करेंगे, यहाँ से निकाल दिया हमने। अकाउंटिंग गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स हटा दिया क्योंकि ये अकाउंटिंग गेन है और अकाउंटिंग गेन को हम हटा देते हैं। हम तो टैक्स वाला गेन निकालेंगे पहली बात, दूसरी बात वो जाएगा भी कैपिटल गेन के हेड में। तो ये सारी ग्रीन एडजस्टमेंट्स बनाती हैं 27। 170 कैसे आया भाई, ये आया ऐसे 143 प्लस 27, 170 आ गया। अच्छा भाई आ जाओ मजीद कुछ चीज़ें देखेंगे। बिजनेस इनकम बिफोर टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर आप टैक्स डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे 65.01। टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आपको आती है, बच्चों वाला काम है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या कॉस्ट है, इनिशियल अलाउंस आपको प्लांट एंड मशीनरी पे लेना होगा, बाकी सब पे क्या रेट लगाना है, ये बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, ठीक। आपने ये डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया, अल्लाह भला करे, टैक्स डेप्रिसिएशन को आपने लेस कर दिया। अमोर्टाइजेशन आप डेज की बेसिस पर लेंगे, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी मेंशन कर दिया आपके लिए।
ताकि नज़र आ जाए आपको। सही। अच्छा, ये अमोर्टाइजेशन आपने लेस कर दी तो आपके पास आ गई इनकम फ्रॉम NTR, नॉर्मल टैक्स रिजीम। NTR वाली इनकम आ गई। सर क्या इसमें एक्सपोर्ट वाली इनकम शामिल है? हमने कहा पहले हटा दी हमने, वो MTR वाली है, ये है प्योर NTR वाली, नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली इनकम। अच्छा सर, नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली इनकम आ गई, तो सेपरेट ब्लॉक वाली शेयर्स वाली कहाँ गई? अच्छा भाई, हमने कहा शेयर्स वाली यहाँ पर आ गई। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा सिर्फ। अच्छा, माय मिस्टेक, ये शेयर्स वाली W3 थोड़ा सा चेंज होगा इसके अंदर, मैं यहाँ से लिंक करना भूल गया इसको। ठीक है बेटा, ठीक है, यहाँ पर 7.5 था। अच्छा ठीक है। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास FTR की इनकम को ऐड करके ये बोनस शेयर की इनकम भी हमने ऐड कर ली, जो डिविडेंड इनकम मिली वो भी ऐड कर ली। तो FTR वगैरह इनकम ऐड करने के बाद टोटल इनकम आ गई हमारे पास इतनी। अब टोटल से टैक्सेबल निकालनी है, तो इन तीनों को, ये जो FTR और SBI वाली इनकम थी, इन तीनों को जो हमने ऐड किया था, इन तीनों को क्या भी करना होगा, हमें लेस भी करना होगा। तो हमारे पास 104.24 का आंसर आ जाता है। ये हमारे पास नॉर्मल यानी NTR की टैक्सेबल इनकम आ गई, जिस पर हम क्या लगा देंगे मेरे बच्चों? अच्छा, हम इस पर लगा देंगे 29% का NTR का टैक्स रेट। तो ये आ गया हमारे पास 30.23। ये NTR के ऊपर NTR का टैक्स रेट लगा दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमारे पास एक्सपोर्ट की इनकम आती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर हमारे पास किसकी इनकम आती है? एक्सपोर्ट की इनकम आती है। अब एक्सपोर्ट की इनकम पे हमें दोनों तलवारें चलानी पड़ेंगी। NTR पे तो सिर्फ 29 चलाना है, एक्सपोर्ट पर दोनों चलाना है। इसके टर्नओवर पर 1% भी कैलकुलेट करना है, इसके प्रॉफिट पर 29 भी करना है। इसका टर्नओवर भी पता है हमें, इसका प्रॉफिट भी क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है, 60 - 58 2। दोनों को हमने कंपेयर किया तो इसका मिनिमम टैक्स हायर निकला, यानी 0.6। डिविडेंड पर 7.5 का स्पेशल रेट लगेगा IPP की वजह से। बोनस शेयर पर 10% का FTR का टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन के ऊपर 15% लगेगा, क्योंकि शेयर्स हमने नवंबर 24 में अक्वायर किए थे, साल भी पूरा नहीं हुआ। जब भी हमने सारी हरकतें कर ली तो हमने सबको सम कर लिया, तो ये ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी बन गई 33.5। फिर हमने कहा ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और ये टैक्स क्रेडिट हटो बचो टैक्स क्रेडिट है, क्योंकि लॉ कहता है कि ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का जो टैक्स क्रेडिट है वो इंक्लूडिंग मिनिमम एंड फाइनल टैक्स मिलेगा। तो अब इसमें मिनिमम भी आ रहा टैक्स, इसमें फाइनल टैक्स भी आ रहे हैं, लेकिन आप देखें फिर भी हमने ये ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट का टैक्स क्रेडिट पूरा का पूरा लेस कर लिया। बनता था 75, लेस कर लिया 33.55, बच गया 41.45। ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 2 साल के लिए अगले। सही है। उसके बाद आपने वो सारे टैक्सेस लेस कर लिए, उसके बाद आपने वो सारे के सारे टैक्सेस लेस कर लिए जो विदहोल्ड हुए थे। एक्सपोर्ट का पहले 1%, फिर एडवांस टैक्स 1%, 1 + 1 2%। ठीक है, डिविडेंड का जो टैक्स विदहोल्ड हुआ, बोनस शेयर का टैक्स जो विदहोल्ड हुआ, ठीक है, कैपिटल गेन का टैक्स कितना कैलकुलेट हुआ, हम ये अज्यूम कर रहे हैं वो भी विदहोल्ड हो गया। जो गिवन है वो कितना है, रिटेलर का नहीं काटा, ठीक है, कमर्शियल इंपोर्टर का नहीं काटा, ठीक है, रिटेलर का भी नहीं काटा, कमर्शियल इंपोर्टर का भी नहीं काटा, दोनों का नहीं काटा। सही।
अच्छा, ये स्पेशल टैक्स था जो उसने नहीं एडवांस टैक्स काटा, तो हमने उसको कंसिडर भी नहीं किया। बेटा टोटल इनकम में हमने सारी इंक्लूड कर दी ना। शाफे, एनटीआर में इनकम में एफटीआर वाली इनकम नहीं है तो वो भी तो इंक्लूड होंगी। ये सारी इंक्लूड कर दी ना मेरे बच्चा हमने, ये देखो ना यहाँ पे कर दी ना सारी, ये रही सारी एफटीआर वाली इनकम का सबका टैक्स इंक्लूड हो गया ना। सारी एफटीआर वाली इनकम का टैक्स यहाँ पे इंक्लूड हो गया ना 33.55 के अंदर। उसके बाद हमने टैक्स क्रेडिट दे दिया। आर यू गेटिंग दिस? तो हमारे पास बॉटम लाइन के ऊपर 23.1 का रिफंडेबल इनकम टैक्स खड़ा हो जाता है। तो मेरे बच्चों, क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं? ये पूरा क्वेश्चन कैपिटल गेन समझा दूं, कैपिटल गेन अभी समझा देता हूं। ये रही कैपिटल गेन की वर्किंग। ओरिजिनल परचेज ऑफ शेयर्स कितने थे? 2,60,000 रुपए पे शेयर परचेज किए, अमाउंट है, ठीक। फिर बोनस शेयर मिले 65 रुपए पे, तो हमने कहा डीम्ड कॉस्ट कितनी बन गई? पैसे तो नहीं पे किए, लेकिन उस वक्त बुक क्लोजर पर वैल्यू थी 65, तो डीम कॉस्ट कितनी बन गई? 6.5 मिलियन। बिके 90 पर, अमाउंट आ गई, ये मैंने मिलियन से डिवाइड कर दिया ताकि रुपीज इन मिलियंस आ जाए। अमाउंट आ गई 23.4 मिलियन। कॉस्ट लेस करेंगे, ओरिजिनल शेयर्स थे 60 रुपीज़ के, डीम्ड कॉस्ट जो बोनस शेयर थे 65 के, वो दोनों हमने लेस कर ली, तो हमारे पास गेन आ गया 7.5 का। क्लियर है शाफे? इजी है, देखो कैपिटल गेन तो बड़ा इजी है ना। कैपिटल गेन के अंदर तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है ना, वो तो बिल्कुल कॉमन एडजस्टमेंट है जो आपने लेक्चर में पढ़ी है, लेक्चर में देखी है, हमने एग्जाम्पल करी है इसकी। बेटा टोटल इनकम ये रही मेरा बच्चा। इसके अंदर बस मुझसे एक टाइपो हो गया था, ये 7.5 की जगह मैंने 13 लिख दिया है। ठीक है, ये रही टोटल इनकम। ठीक है बेटा, तो क्या आप सबको ये पूरा क्वेश्चन समझ आता है? एक्सपोर्ट का प्रॉफिट सेपरेट कर लिया, ये सारी बातें यहाँ पे लिख भी दी गई हैं आपके लिए। एडजस्टमेंट्स की मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन लिख दी है इधर, सही है? जी बेटा, प्रैक्टिस के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, जब ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप मजीद क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारा टारगेट ये होगा कि हम अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि सैटरडे को होगा, ऐसे 3-4 सवाल देखें। 2 हम एक्सप्लेनेशन वाले देखें, 2 हम इसी तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मजीद देखें। चाहिए 2-3 ये मेन क्वेश्चंस हैं जो इनकम टैक्स में पूछे जा रहे हैं। बाकी इसके अलावा बेबी क्वेश्चंस हैं, कभी थिन कैपिटलाइजेशन आ गया, कभी एनपीओ आ गया, वो बहुत ही बड़ी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होती है सैटरडे वाले दिन। यहीं तक रखते हैं इसको। थैंक यू सो वेरी मच। may Allah bless you all, टेक केयर अलॉट। अल्लाह हाफिज़।